वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन इसके 8 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। ये जो 8 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ आपको, इनसे बाहर आपको अपने एग्जाम में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं कि आप जो पढ़ोगे वही आपको अपने एग्जाम में दिखने वाला है। तो इनके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सभी यूजी कोर्सेज के लिए है। सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर सेमेस्टर सिक्स वाले बच्चे, उन सब के लिए ये सब्जेक्ट है। अब इसका सिलेबस क्या है, इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स है, ठीक है ना। तो इन्हीं 5 यूनिट से आपके लिए ये 8 से 10 क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं। अच्छा, इन्हें दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने पढ़ाया है, हिंदी एंड इंग्लिश। वो दोनों ही लैंग्वेजेस के जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, क्या इसको प्रोसेस है, मतलब सब कुछ हमें बिजनेस कम्युनिकेशन को ही समझाना है पूरा अच्छे से। तो हिंदी में इसको बोलते हैं व्यावसायिक संचार, ठीक है ना, और इंग्लिश में हो गया ये हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार का अर्थ। तो देखो ये होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, जो भी मैसेज उन्हें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना है, उस मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना, ताकि जो उनका बिजनेस है वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि व्यावसायिक संचार। तो देखो यार, वैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, एक दूसरे से बात करना, अपनी बात दूसरे को समझाना। इसी सिंपल से प्रोसेस को बोल देते हैं कम्युनिकेशन। जो अभी मैं आपको कर रही हूँ कि मैं ये जो पूरा आपका सिलेबस है ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स, तो ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से किसी एक कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी बातों को दूसरे बंदे को समझाना, दूसरे बंदे के साथ बात करना, इसी को बोल देते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन। पहला, ये लक्ष्य उन्मुख होता है, यानी कि गोल ओरिएंटेड होता है। कि जो हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड गोल्स होते हैं ना, तो किसी भी देखो ऑफिस वगैरह में जो बातें होती है ना, वो ज्यादातर अपने मुद्दों से रिलेटेड ही होती है। स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, उन्हीं पे होती हैं, ऐसे नहीं कोई फालतू पंचायती चल रही है। और दूसरा, ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, लाइक इसमें ईमेल्स, लेटर्स, मेमोज, मीटिंग्स, फोन कॉल्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, इन सभी चीजों को यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। तीसरा, जो प्रभावी व्यावसायिक संचार होता है, लाइक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है, उसमें क्लैरिटी, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और कोर्टेसी, ये सब चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गई की पॉइंट्स। देन अब देखते हैं हम इसकी प्रक्रिया, यानी कि इसका प्रोसेस। तो ये पूरा एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। इसके अंदर जो सेंडर होता है, देखो सेंडर होता है मैसेज को भेजने वाला, उस बात को शुरू करने वाले को हम सेंडर बोलते हैं, या फिर उसको कम्युनिकेटर भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो सेंडर होता है वो अपनी बात को रिसीवर को समझाता है किसी एक सुटेबल मीडियम के थ्रू, और फिर जो रिसीवर होता है वो अपना एक फीडबैक देता है कि उसको बात समझ आई नहीं आई। उस फीडबैक से फिर सेंडर को पता चलता है कि जो बात वो जिस तरीके से सामने वाले बंदे को समझाना चाहता था, क्या वो उसी तरीके से समझाए, या फिर उसने मेरी बात को गलत तो नहीं ले लिया ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है यही है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स है। पहला होता है प्रेषक, जिसको सेंडर और कम्युनिकेटर बोलते हैं। तो ये इस प्रोसेस को शुरुआत करने वाला आदमी होता है। अब ये कोई मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, कोई एम्प्लॉय, कुछ भी हो सकता है जो अपने आइडिया को या फिर मैसेज को आगे कन्वे करना चाहता है। दूसरा होता है इसका एक आइडिया, यानी कि मैसेज फॉर्मेशन। अब इस सेंडर को अपना जो भी इसका आइडिया है या फिर जो भी ये मैसेज आगे देना चाहता है, उसको फॉर्म अपने आप में मतलब फॉर्म करना होता है कि सामने वाले बंदे को इस तरीके से समझाना कि वो समझ जाए। अब मैसेज को बनाओ कि मैं इसको ये बात कहना चाहता हूँ, किस तरीके से कहूँ, ठीक है। तो मैसेज फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद एनकोडिंग होती है कि इसको एक सुटेबल फॉर्मेट में डाला जाता है, उसको एनकोडिंग बोलते हैं। लाइक अप्रोप्रिएट वर्ड्स का सिलेक्ट करना, सिंबल्स सिलेक्ट करना, इमेजेस, ग्राफ्स, या फिर अगर कोई विजुअल एड की हेल्प ले रहे तो उनकी मदद से एक प्रॉपर फॉर्मेट सिलेक्ट करना है कि किस तरीके से अपनी बात को समझाना है। तो संहिता बनाना। देन माध्यम का चयन करना, यानी कि चैनल सिलेक्शन करना। अब ये उस सेंडर को डिसाइड करना वो अपनी बात उसे बोल के समझाना चाहता है, लाइक ऑरली लिखकर, या फिर विजुअल यानी कि किसी फोटो वगैरह के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली समझाना चाहता है, वो अपनी बात, अपने मैसेज को कैसे सेंड करना चाहता है, ये डिपेंड करता है सेंडर के ऊपर। वो एक पूरा चैनल सिलेक्ट करता है।
देन संदेश का प्रेषण, अब वो सेंडर का जो मैसेज था वो ट्रांसमिट हो गया, उसने वो मैसेज अपना ट्रांसमिशन करा दिया, यानी कि भेज दिया भाई बंदे को। इसके बाद आ जाता है संदेश का ग्रहण यानी कि रिसेप्शन। इसमें क्या होता है, रिसीवर यानी कि जो ऑडियंस होता है उस मैसेज को ग्रहण करने वाला, सुनने वाला, वो उस मैसेज को रिसीव करता है। अब वो मैसेज को सुन भी सकता है, लेटर रीड कर रहा है या फिर प्रेजेंटेशन को देख रहा है, तो वो रिसीविंग किसी भी थ्रू हो सकता है। देन संदेश का डिकोडिंग, अब इसमें रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, समझने की कोशिश करता है कि उस बात मतलब जो सेंडर है उसने इस मैसेज में क्या कहने की कोशिश की गई है, तो वो उसको समझता है अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के थ्रू। अब देखो, आपने सामने वाले को कोई बात कह दी, अब वो अपनी समझ के हिसाब से उसको समझेगा। उसको हो सकता है आपने तो नॉर्मली बात बोली है, बंदे को बुरी भी लग सकती है, ठीक है, तो ऐसा होता भी है। तो वो उस मैसेज को अपने अकॉर्डिंग डिकोड करता है, अपने अकॉर्डिंग समझता है। देन उसके बाद एक मेन आता है फीडबैक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड में जो होता है ना, रिसीवर अपना एक रिस्पॉन्ड, अपना पूरा एक फीडबैक देता है सेंडर को। अब वो कैसे भी कर सकता है, लाइक उससे दोबारा क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों बोला मेरे बारे में, या फिर आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, या फिर अप्रूवल भी दे सकता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है ना। तो एक पूरा फीडबैक देता है, तो जिससे सेंडर जो होता है वो समझ जाता है उसके फीडबैक को लेके कि इसको मेरी बात समझ आई है, या ये मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर गया है ना, मुझे इसको दोबारा से समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर सेंडर को लगता है कि हाँ बंदा मेरी बात समझ गया है जिस तरीके से मैं समझाना चाहता था, तो प्रोसेस वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर एक मैंने डाला है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, प्रतिक्रिया की भूमिका और महत्व। अब ये जो बंदे ने अपनी फीडबैक दिया है, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो पहला, इंश्योर्स मैसेज अंडरस्टैंडिंग, लाइक संदेश की समझ सुनिश्चित करता है। देखो यार, फीडबैक ही बताता है कि जो रिसीवर है उसको मैसेज ठीक से समझ आया है कि नहीं, तो ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, द्विपक्षीय संचार को बढ़ावा देता है, लाइक प्रमोट्स टू वे कम्युनिकेशन। देखो सोचो, आज सेंडर ने अपनी बात कह दी, अगर रिसीवर अपना कोई फीडबैक नहीं देगा, उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो क्या वो बात मतलब टू वे कम्युनिकेशन हुआ? नहीं ना, फिर तो ये हो गया एक बंदा आया अपनी बात कह के चला गया और दूसरे वाले को फर्क भी नहीं पड़ा। तो जो फीडबैक होता है वो प्रमोट करता है टू वे कम्युनिकेशन। देन संचार की प्रभावशीलता में सुधार करता है, लाइक इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है। अगर उस बंदे को वो बात समझ नहीं आई है, तो अब जो सेंडर है वो अपनी बात को दोबारा से दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा ताकि उसे समझ आ जाए। तो जो इफेक्टिवनेस है, बात करने का जो प्रभाव है, वो इससे इम्प्रूव होता है। देन भागीदारी और सक्रियता को प्रोत्साहित करता है। देखो, अगर हमें कोई फीडबैक मिलता है और हमें लगता है कि वो हमारी बात को समझ गया है रिसीवर, तो इससे जो इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, वो और ज्यादा एनकरेज हो जाता है, बढ़ जाता है। सामने वाला बंदा मतलब उसको ये लगता है कि हाँ भाई, इसको मेरी बात समझ आ रही है और ये मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, तो दो लोग जो है और बढ़ चढ़ कर बातें करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। देन भविष्य के संचार में सुधार करता है, लाइक हेल्प्स इम्प्रूव फ्यूचर कम्युनिकेशन। देखो, फीडबैक से ये पता चलता है कि जो बात सामने वाले बंदे ने समझाई है या फिर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसे लगता है कि उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तो सेंडर जो है आप अपने फ्यूचर मैसेजेस में इम्प्रूव करता है, लाइक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता है, या अपने मैसेज को और थोड़ा इनोवेटिव बनाने की कोशिश करता है, तो इस तरीके से, या फिर अपनी टोन को एडजस्ट करता है, कंटेंट अच्छा सुधारता है, टाइमिंग को बेटर करने की कोशिश करता है, या अब की बार वो दूसरा मीडियम चूज करता है। सोचो, अब की उसने पहले बोलकर समझाने की कोशिश की लेकिन बंदे को समझ नहीं आया, तो अब वो क्या करेगा, अब उसे पता लग गया कि इसको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, हो सकता है, तो अब वो लिख के समझाने की कोशिश करेगा, उसने अपना मीडियम ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये होता है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर। तो इसको अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि मोड। तो इसके अंदर टू टाइप्स डिवाइडेड है। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, इसको हिंदी में मौखिक संचार बोलते हैं। देखो, ये नॉर्मली अगर जो वर्बल कम्युनिकेशन आता है ना, इसके अंदर आता है मैसेज को या तो बोलकर बताया गया हो या फिर लिखकर बताया गया हो। तो ये टू टाइप्स जो आते हैं ये वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो ये हो गए ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, लाइक मौखिक और लिखित संचार। मौखिक संचार के अंदर आमने सामने की बातचीत आती है जिसमें हम वर्ड्स को बोलते हैं, लाइक फोन कॉल्स पे हम बात करते हैं, वीडियो कॉल्स, स्पीचेस, प्रेजेंटेशन देना, ये सब। रिटन कम्युनिकेशन में आता है जब हम अपनी बात को किसी को लिखकर समझाएं, लाइक मैसेजेस जो हम देते हैं, लेटर्स हो गए, ईमेल, रिपोर्ट्स, मेमोस, तो ये सब आते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में। देन इसके बाद आ जाता है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना।
तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्ड्स का यूज ना करें। तो दिस इज कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। इसमें हम वर्ड्स शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें इशारों का, चेहरे के हाव भाव या फिर जो पोस्चर होते हैं, टोन ऑफ वॉइस कैसी है, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट का यूज किया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब इसका एक उदाहरण है, लाइक अगर आपको किसी की बात समझ आ जाती है तो आप अपना सर हिलाते हो, तो नोडिंग हेड इन अग्रीमेंट। तो एक तरीके से सामने वाला बंदा समझ जाता है कि हाँ इसको मेरी बात समझ आ गई है, तो फिर वो आगे कंटिन्यू करता है अपनी बात को। या फिर अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो आप अपने कंधे उचकाते हो, है ना, कि मतलब समझ नहीं आया क्या बोल रहा है, तो उससे भी बंदा समझ जाता है। तो ये तरीके होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। अब इसके बाद जो उसका दूसरा टाइप आता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो, यानी कि डायरेक्शन। तो इसमें पहला आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, लाइक जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वगामी संचार। देखो इसमें क्या आता है कि जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो जा रहा है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लाइक पहले कोई नॉर्मल सबऑर्डिनेट है, फिर उसने किसी एम्प्लॉय को बात समझाई, एम्प्लॉय ने अपने टीम मैनेजर को समझाई, टीम मैनेजर ने अपने मैनेजर को समझाई, मैनेजर ने डायरेक्टर को समझाई। तो जो फ्लो जा रहा है कम्युनिकेशन का वो अपवर्ड जा रहा है, इसी को बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो इसका जो होता है फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स। दूसरा आता है इसमें अधोगामी संचार, लाइक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें जो फ्लो होता है वो सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट्स होता है, यानी हेड से, जो हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उससे नीचे जाते हैं एम्प्लॉयज तक या फिर सबऑर्डिनेट्स तक जो बात जाती है। तो डायरेक्शन कैसा हो गया, जो नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें लाइक कोई हेड जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है या फिर कोई नई पॉलिसीज बनाई है, ऑर्डर्स दे रहा है, इसमें उस टाइप की कम्युनिकेशन आती है। इसके बाद आता है क्षैतिज यानी कि समान स्तर संचार, लाइक हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल कम्युनिकेशन। इसमें जो एम्प्लॉयज है अपने सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लाइक दो एम्प्लॉयज एक साथ बात कर रहे हैं, दो डिपार्टमेंट से एक साथ बात कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल। लाइक लेटरल कम्युनिकेशन, तो इसके अंदर आता है लाइक टीम्स में जो आपस में एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेट करते हैं या फिर अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो वो इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर उसके बाद आता है डायगोनल यानी कि क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण क्रॉसवाइज संचार। देखो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। लाइक सोचो कि जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट जो है वो एनेस्थीसिया वाले डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो ये क्रॉसवाइज हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और डिफरेंट लेवल पे बात हो रही है, तो इसी को बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। लाइक सोचो एक जूनियर एम्प्लॉय जो है एक टीम का, वो कम्युनिकेट कर रहा है किसी दूसरी टीम के सीनियर एम्प्लॉय से, तो ये हो गया हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मेलिटी के बेसिस पर भी इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक संचार। देखो इसके अंदर ना पूरा एक बात करने का पूरा एक तरीका होता है। सोचो अगर आप किसी अपने स्कूल प्रिंसिपल से किसी को बात करनी है किसी मुद्दे पे, कोई टॉपिक है जो कोई फॉर्मल टॉपिक है, स्कूल से रिलेटेड ही, तो आपको एक पूरा फॉर्मेट यूज करना होगा, पूरा एक तरीका होता है काम करने का, बात करने का, तो आपको उसे फॉलो करना होगा उस ढांचे को। लाइक नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट्स, ऑफिशियल ईमेल्स, बिजनेस लेटर्स, प्रेजेंटेशन मीमोज, ये सब आते हैं। उसके अलावा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको इंग्लिश में ग्रेप वाइन भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं अफवाह चैनल। ओके, तो इसके अंदर जो होते हैं नॉर्मल कैजुअल और सोशल इंटरेक्शन आते हैं। लाइक एम्प्लॉयज के बीच में जो चिट चैट वो बातें करते हैं, नॉर्मल एक दूसरे से फालतू की बातें करना, वो इसके अंदर आ जाता है। गॉसिप्स सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो अब इसका उद्देश्य क्या है, एम्प्लॉयज के बीच में जो है संबंधों को मजबूत करना, लेकिन इससे कभी कभी गलत जानकारी भी फैल जाती है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है वो मैं बता चुकी हूँ आपको। अब इनके बीच में आपको डिफरेंस देख लेना अपने आप ही। तो यहाँ पे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके मैंने पूरे 6 पॉइंट्स, मतलब 6 to 7 पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये आपको देख लेने हैं। अब देखते हैं हम अनौपचारिक संचार, ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके भी मैंने 6 to 7 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो डिफरेंशिएशन आप अपने आप देख लेना, बाकी समझा मैं चुकी हूँ आपको, ठीक है ना। देन इसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी जो डिफरेंस है ये भी आपको खुद से देखना। देखो ये एडिशनल टॉपिक्स मैंने आपके लिए ऐड किए कि अगर एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है
तो आप एज इट इज जाके लिखाओ, आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। लेकिन ये पढ़ने आपको खुद से ही है। देखो नॉर्मल है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम वर्ड्स या फिर लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसको हम ओरल यानी कि मुंह से बोलकर भी कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लिख कर देना चाहे तो इसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन फॉर्म भी आती है, ठीक है। दूसरा इसका एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मतलब पूरा एक फॉर्मल तरीका होता है लिखने का और बात करने का। तो ये हो गया हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा इसमें इजी होता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, क्योंकि जो भी आप लिख कर देते हो चीज़ों को उन्हें आसानी से ध्यान से रखा जाता है संभाल कर। तो ये हो गया हमारा मौखिक यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। देन उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें हम बॉडी लैंग्वेजेस का या फिर साइंस का यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है स्वाभाविक या फिर अनजाने में होती है, मतलब बिना सोचे समझे हम अपने जो फीलिंग्स होती है हमारी बॉडी उसको शो कर देती है, ठीक है, एक्सप्रेस कर देती है। लाइक ये हार्डर टू स्ट्रक्चर है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है ऐसा, मतलब बहुत मुश्किल है और इसको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। एंड देन मोर डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। अब आप अपनी फीलिंग्स को, अपने हाव भाव को कैसे दस्तावेजों में रिकॉर्ड करोगे भाई लोग, तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो संचार में बाधाओं के कुछ प्रकार हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर, जिसको बोलते हैं भौतिक बाधाएं। तो इसके अंदर वो सभी बैरियर्स, वो सभी अवरोध बाधाएं आती है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में या फिर सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती है। और ये जितने भी बैरियर्स होते हैं ये बहुत मुश्किल बना देते हैं मैसेज को रिसीवर तक आसानी से पहुंचाने में, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक जैसे आपने सुना होगा व्हीकल्स, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे व्हीकल्स का या फिर जो इनके हॉर्न्स बजते हैं वो इतना ज़्यादा पी 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 बजाते हैं। सोचो आप किसी को, कोई सड़क पे खड़े हो के आप दो लोग बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ से बगल से इतनी सारी कारें ट्रक्स वगैरह निकले जा रहे हैं, पी 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 पी, तो सामने वाले बंदे को आपकी बात को समझने में प्रॉब्लम होगा। तो ये एग्जाम्पल है फिजिकल बैरियर का, ठीक है ना। या फिर जो सेंडर और रिसीवर है इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, कि आप सड़क के इस कोने पे खड़े हो, वो सड़क के इस कोने पे खड़ा है। अब देखो यहाँ पे मैंने सड़क वाला एग्जाम्पल नॉर्मली लिया है, नॉर्मल भी हो सकता है, लाइक आप घर के इस कोने पे हो, कोई बंदा घर के उस कोने पे है, तो बात को समझने में प्रॉब्लम होता है। या फिर पुअर लाइटिंग हो, मतलब साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, खराब रोशनी है। लाइक अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो पुअर सिग्नल है, डैमेज स्पीकर हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो अब इनका प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये होता है कि आपको कभी अधूरे, मतलब इनकम्प्लीट मैसेजेस सुनाई दे गए, या फिर आपने शब्दों को गलत सुन लिया, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि बात हो ही नहीं पा रही है। तो इनसे जो है गलत फहमी और जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जो एरर्स है वो पैदा हो सकते हैं इनसे, अगर ये बैरियर्स बीच में आ जाते हैं तो ये हो गया हमारा फिजिकल बैरियर। देन इसके बाद आता है सिमेंटिक बैरियर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं भाषिक या फिर शब्दार्थ संबंधी बाधाएं, सिमेंटिक बैरियर्स। तो ये वाले जो बैरियर्स होते हैं ना, ये लाइक प्रॉब्लम्स इन द मीनिंग, लैंग्वेज, या फिर जो सिंबल्स यूज करते हैं कम्युनिकेट में, तो ये उनसे रिलेटेड होते हैं। अगर इन चीजों में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका मतलब सिमेंटिक बैरियर्स। लाइक मैंने किसी को कोई बात समझाई, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा वर्ड आ गया जिसका एक से ज्यादा मतलब है, आपको पता होता है ना वो, लाइक अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, मतलब इस टाइप के। तो मैंने कोई ऐसा वर्ड यूज किया जिसका और भी मतलब है, तो हो सकता है मैंने उसे किसी और कंटेक्स्ट में बताया लेकिन सामने वाला बंदा उसका दूसरा मतलब समझ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो बैरियर होते हैं वो सिमेंटिक बैरियर हो गए। या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, सामने वाले को दूसरी लैंग्वेज समझ आती है, तो ये सब सिमेंटिक बैरियर्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, शब्द सुनाई तो देते हैं लेकिन उनका सही मतलब नहीं समझा जाता, सामने वाला बंदा गलत मतलब समझ लेता है। तो अब इसके कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लाइक अगर आप कोई टेक्निकल टर्म्स किसी के आगे यूज कर रहे हो जो उस बंदे को नहीं पता है, तो ऐसा हो सकता है। या फिर आपने कोई एम्बिगियस वर्ड यूज कर लिया जिसके मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं, और कोई ऐसा वर्ड यूज कर लिया, अब सामने वाला बंदा उसको कोई भी मतलब समझ सकता है। या फिर पुअर वोकैबुलरी है, ग्रामर, आपने सेंटेंस है वो सही से नहीं बनाया है। या फिर जो कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, लाइक लैंग्वेज डिफरेंस वगैरह हो गया, तो ये होता है हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। तो देखो अब इन सिमेंटिक बैरियर्स से ओवरकम कैसे किया जाए, भाई साहब इनको दूर कैसे किया जाए, क्या क्या हमारे पास उपाय हो सकते हैं। तो पहला है सादा और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, लाइक क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज तो यूज करें। कोशिश कीजिए कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें यूज ना किया जाए, टेक्निकल टर्म्स को यूज ना किया जाए, जब तक कि हमारे रिसीवर उनसे
फेमिलियर ना हो। अगर रिसीवर को पता है तो आप बात कर सकते हो। लाइक दो बंदे एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही फील्ड में, एक ही कंपनी में, तो उनको पता है हमारी क्या टेक्निकल टर्म्स है काम से रिलेटेड, तो वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। दूसरा, प्रोवाइड क्लेरिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। देखो आप जो भी बात अपनी समझा रहे हो तो ये जरूरी है कि आप उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हो और उन्हें क्लियर करो कि हम ऐसा क्यों बता रहे हैं या फिर क्या बात है। देन एनकरेज फीडबैक। अब आपने बंदे को बात कह दी है तो फीडबैक लेना जरूरी है कि भाई तुझे बात समझ भी आई है ना, अब मुझे बता क्या समझ आई है। अगर नहीं आती है तो फिर आप उसको दूसरे तरीके से समझा सकते हो। अवॉइड एम्बिगिटी, यानी कि ऐसे वर्ड्स यूज करना बंद करो जिनके बहुत सारे वर्ड्स है। क्लियर वर्ड्स यूज करो, अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के चूज करो, ठीक है ना। और अपने मैसेज को बहुत क्लियरली छोटा रखो और एकदम सीधा रखो कि सामने वाले बंदे को समझ आए। उसके अलावा प्रापक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें, यानी कि कंसीडर द रिसीवर्स बैकग्राउंड। आप ये ध्यान में रखना हमारा रिसीवर किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कि सोचो वो आया तो साउथ से, लेकिन आप नॉर्मल हिंदी, हम नॉर्थ वालों की हिंदी थोड़ी सी अलग होती है, साउथ वालों की थोड़ी अलग होती है, तो उस हिसाब से यूज करो कि वो बंदा भी समझ जाए भाई। तो रिसीवर के बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना है कि उसका एजुकेशन लेवल क्या है, कल्चर क्या है, उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। देन उसके बाद यूज रिटर्न सपोर्ट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लाइक अगर कोई ज्यादा जरूरी बात है तो उसके लिए आप रिटर्न कम्युनिकेशन कीजिए ओरल कम्युनिकेशन के बजाय, क्योंकि जो रिटर्न वर्जन होता है इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हो गए वेज टू ओवरकम सिमेंटिक बैरियर्स। देन अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पे। ये इसका थर्ड टाइप है बैरियर्स का, इसको बोलते हैं संगठनात्मक बाधाएं। तो ये जो बैरियर्स होते हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, वहाँ पे क्या रूल्स पॉलिसीज है, उस संगठन का क्या कल्चर है, इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं लाइक अधिक पदानुक्रम, हायरार्की का स्तर। लाइक टू मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की है वहाँ पे, कि आपको कोई बात अगर करनी है तो वो बहुत ज्यादा लेवल से निकल के जा रही है, कि एक फर्स्ट है, मतलब 7-8 लेवल पार करके जा रही है वो बात। तो भाई आपने इस बंदे को कुछ और कहा, उसने आगे जाके कुछ और कहा। देखो हर कोई एज इट इज बात को आगे बताता नहीं है, अपना नमक मिर्च मसाला तो हर कोई लगाता है। तो सोचो एक आपकी नॉर्मल सी बात को आगे जाके जब आपको पता चला कि वो बात अथॉरिटी को पता चली, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई है, फिर वो आपसे बता रहा है कि भाई ये बात, एक काम करो, उस बंदे ने मुझे ऐसा बोला, अब उसे तुम ऐसा बोल दो। तो वो जो बोलेगा आप उस बात को बढ़ा चढ़ा के आपको बता देंगे। तो ये एक इसका बैरियर है, टू मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हायरार्की ज्यादा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, कम्युनिकेशन स्लो भी हो सकता है, ठीक है। एंड रिजिड पॉलिसीज। देखो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा कठोर नीतियां हैं कि मतलब वहाँ पे अपनी बात को नॉर्मल नहीं किया जा सकता है, आपको किसी न किसी लाइक लेटर लिख के दो, ईमेल्स लिख के दो, हर तरीके के लिए आपको इन फॉर्मेट्स का यूज करना पड़े तो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर अगर किसी को उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से ना समझाई गई हो तब भी कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। और सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। लाइक यहाँ पे क्या होता है, जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको मेन माना जाता है कि जो भी डिसीजन देंगे वही देंगे, और जो सब ऑर्डिनेट्स हो गए या फिर दूसरे एम्प्लॉयज वगैरह हो गए उनको अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस देने का कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे में भी जो कम्युनिकेशन होता है वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के। देन अब हम आते हैं सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि सामाजिक मानसिक बाधाएं। तो ये बैरियर्स क्या होते हैं, तो देखो ये ना एक बंदे के मेंटल और सोशल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है और वो कैसे, मतलब उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो ये इन सब चीजों से रिलेटेड होता है। तो इसमें पहला आ जाता है एग्जाम्पल्स में एटीट्यूड एंड प्रीजुडिस, यानी कि दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह। देखो अगर रिसीवर जो है वो पहले से ही गलत सोच रहा है, मतलब नेगेटिव सोच है उसकी सेंडर को लेके, तो वो उस मैसेज को पहले तो सुनेगा ही नहीं कि सेंडर उसको कोई कहना चाह रहा है, वो उसको इग्नोर कर देगा। या फिर उसने अपनी पहले से ही सोच बना रखी है तो ऐसा ही है, उल्टी सीधी बातें करता है, छोड़, इग्नोर कर देगा। तो ये जो एक एग्जाम्पल हो गई, ये हो जाता है हमारा सोशल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो इसमें जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है लाइक अगर कभी कोई सबऑर्डिनेट अपने बॉस को पसंद नहीं करते हैं तो वो ज्यादातर उनके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हैं। देन इसके बाद आ जाता है भावनाएं और तनाव, लाइक इमोशंस एंड स्ट्रेस। देखो जो कम्युनिकेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है इमोशनल स्टेट से। लाइक अगर कोई गुस्से में है तो वो गुस्से से बात करेगा, डरा हुआ है तो वो इसी तरीके से बात करेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, ये बहुत देखने को मिलता है मैसेजेस पर, कम्युनिकेशन का बहुत असर देखने को मिलता है। तो अगर कोई स्ट्रेस्ड एम्प्लॉय है, लाइक उसे अपने घर को लेकर या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है,
तो वो एक सिंपल सजेशन को या फिर सिंपल सी बात को भी गलत समझ सकता है कि उसकी बुराई की जा रही है या फिर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस तरीके से। देन सिलेक्टिव परसेप्शन, देखो कुछ लोग होते हैं वो वही सुनते और देखते हैं जो वो चाहते हैं, ठीक है ना, अपने एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। अगर उन्हें उससे अलावा कुछ और मतलब किसी ने बता दिया या फिर कुछ और कह दिया करने के लिए, तो वो लोग उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो उस मैसेज को, उस कम्युनिकेशन को इग्नोर करते हैं कि यार मैंने तो सुना ही नहीं, इसने मुझे क्या कहा। देन रुचि और प्रेरणा की कमी, लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। देखो अगर जो रिसीवर है वो किसी की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर अनमोटिवेटेड फील कर रहा है, तब भी वो सामने वाले के मैसेज पर ध्यान नहीं देगा। तो इससे भी क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं होगा। देन इसके अलावा एक आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, यानी कि किसी एक बंदे को आपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप से जोड़ दिया। लाइक ये तो उस ग्रुप का बंदा है, उस ग्रुप के सारे लोग ऐसे ही नकचड़े वकचड़े हैं, तो इससे भी क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी। तो आपने किसी बंदे को किसी ग्रुप के ऊपर किसी ऐसे जज कर लिया है, और इसी तरीके से फिर अगर वो आपको कुछ कहता है या समझाने की कोशिश करता है, कोई मैसेज देता है आपको, तो आप उसको इग्नोर करते हो, आप उसकी बातों को इतनी तवज्जो नहीं देते। ठीक है ना, आपने अपने मन में उसके लिए एक इमेज बना ली है पहले से कि ये तो बेकार ही है क्योंकि ये उस ग्रुप का बंदा है। तो इस तरीके से हो जाता है ये स्टीरियोटाइपिंग। तो ये थे हमारे सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब हम देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि जो हमारी अनौपचारिक संचार होते हैं इसके फायदे और नुकसान को देखो। पहला इसका फायदा है, इसमें बातचीत जो होती है ना, सूचना वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाती है। लाइक दो बंदे एक दूसरे के सामने बैठे और फालतू बातें किए जा रहे, तो इससे जो मैसेजेस होते हैं ना वो बहुत जल्दी पहुंचते हैं। इसमें किसी फॉर्मल प्रोसीजर को यूज नहीं करना होता कि पहले एक जाएंगे, एक लेटर लिखेंगे, फिर उसको साइन कराएंगे, है ना, फिर वो आगे जाएगा, फिर उसे ई ऑफिस या फिर किसी पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू आगे पहुंचाया जाएगा। तो कोई फॉर्मल प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। दूसरा, डेवलप पर्सनल रिलेशंस। देखो यार, दो बंदे अगर कोई दो एम्प्लॉयज साथ में बैठ के बात कर रहे हैं सेम लेवल पर, तो उनके जो रिलेशंस होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। तीसरा, प्रतिक्रिया और विचारों का स्वतंत्र प्रवाह। इसमें फ्री फ्लो ऑफ फीडबैक और ओपिनियंस होते हैं। सामने एम्प्लॉयज आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो वो खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज फीलिंग्स को एक दूसरे से बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं, और इनमें इन्हें फीडबैक भी जल्दी जल्दी मिल जाता है। सामने वाले बंदे को बात समझ आई नहीं आई तो वो वहीं के वहीं पूछ लेता है। देन फिल गैप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो था स्लो हो जाता था, तो इसमें वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। और उत्साह और मनोबल को बढ़ाता है। देखो यार, आप सामने बैठ के किसी से बात कर रहे हो तो ये आपको ऐसे मतलब ज्यादा इन्वॉल्व फील होता है आपको कि हाँ यार ये बंदा मेरी बात सुन रहा है, मैं भी हूँ कहीं तो, है ना, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू फील होता है। तो ये इसके कुछ मेरिट्स हो गए। अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में आ जाता है नो ऑथेंटिसिटी और रिकॉर्ड। देखो आपने किसी को कोई बात कही, आपने आगे चल के उसको बोला कि तू कह ना, तूने मुझसे ये कहा था और मैंने तुझे ये कहा था, तो वो बंदा मुकर भी सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी मतलब सच्चाई की पुष्टि इसमें करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। दूसरा, आपने किसी बंदे को एक बात कही है, हो सकता है वो बात आगे जाके बहुत मसाला मिर्च लगा के बता दी गई कि पूरी अफवाह फैल गई और आपको लेकर लोगों ने गलत गलत अपनी विचार बना लिए, तो इसमें ये अफवाह फैलने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है। दूसरा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व की कमी। देखो इस तरीके की बात में किसी को जिम्मेदार ठहराना, जवाबदेह ठहराना किसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई मना कर देता है मैंने तो ये बात बोली ही नहीं। तो अगर कोई गलत बात है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो, इसमें वो मुकर जाएगा ना। देन फिर उसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज। लाइक कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लीक हो जाएगी, पूरे डिपार्टमेंट को बहुत जल्दी पता चल जाएगी वो बात। देन औपचारिक अधिकार को कमजोर कर सकता है, लाइक कैन अंडरमाइन फॉर्मल अथॉरिटी। देखो अगर बहुत ज्यादा मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा की जा रही है किसी कंपनी के अंदर, तो हो सकता है कि जो फॉर्मल हायरार्की है उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ना मिले और उसकी जो रेस्पेक्ट है अथॉरिटी में वो कम हो जाए, तो ये भी इसका एक डीमेरिट हुआ। अब हम देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी हमने इनफॉर्मल का देखा था, अब हम फॉर्मल का देखेंगे। तो इसमें पहला क्लैरिटी और ऑथेंटिसिटी होती है, जो उसमें नहीं होती है कि किसने किस बात को कहा है। इसमें पूरी एक ऑथेंटिसिटी होती है क्योंकि इसमें रिटर्न या फिर एक प्रोसीजर के साथ चला जाता है सारे चीजों को, ठीक है। देन इसके अंदर एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की जाती है ना सारी बातें। देन इसमें एक पूरा फ्लो है इन्फॉर्मेशन का, यानी कि एक पूरा मैथ प्रोसीजर यूज करना होता है आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के लिए। लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में बात हो रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पूरा एक फ्लो होता है।
सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन कम्युनिकेशन होता है ये। देन इसके अलावा उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी, देखो हर किसी ने जो भी बात बोली है वो उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें साफ साफ डिफाइन क्या होता है कि किसने क्या बात बोली है भाई, किसने क्या मैसेज दिया है। देन संगति और एकरूपता, लाइक कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो इसमें जितने भी प्रोसीजर होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है, इसको सभी के लिए एक बनाया गया है। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग प्रोसीजर है, इसके लिए अलग, तो सबके लिए सेम है। अब आते हैं डीमेरिट्स में। तो देखो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और कभी कभी इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, व्यक्तिगत जुड़ाव की कमी, लाइक इसके अंदर पर्सनल टच फील नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा इम्पर्सनल होता है। लाइक किसी को कोई बात लिख के दे दी और वो समझ गया, तो इसमें पर्सनल टच नहीं होता है। देन इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कम होती है, आप इसके अंदर इनोवेशन या फिर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं। जो आपको पूरा एक फॉर्मेट दिया है, आप लेटर लिखने का या कुछ भी, आपको वही फॉलो करना होगा। दूसरा, संचार का अधिभार, लाइक कम्युनिकेशन ओवरलोड। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ज्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाते हैं, लाइक मेमोज, रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स। तो इनसे क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। एम्प्लॉयज को आपने इतने सारे मेमोज दे दिए, रिपोर्ट्स दे दी, सर्कुलर्स एक टाइम पे सब आपने निकाल दिए, तो अब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, तो बंदा इन्फॉर्मेशन को मिक्स भी कर सकता है। दूसरा, संभावित विकृति यानी कि पोटेंशियल डिस्टोर्शन। देखो इसमें क्या होता है, मैसेज बहुत ज्यादा लेवल ऑफ हायरार्की से निकल के आता है, लाइक बहुत सारे लेवल्स उसको क्रॉस करने होते हैं, तो उसके अंदर ना मैसेज के अंदर बदलाव भी आ सकते हैं, कोई चेंजेस आ सकते हैं, डिस्टोर्शन हो सकता है, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लाइक ये बात कहीं कुछ और तरीके से गई थी, लेकिन आगे वो बहुत अलग तरीके से गई है वो बात, तो पोटेंशियल डिस्टोर्शन है इसके अंदर। तो ये हो गए हैं हमारे डिमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा एंड में कंक्लूजन। तो निष्कर्ष और कंक्लूजन में जो भी 4-5 लाइन आपको समझ आती है, वो अपने हिसाब से लिख देनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर हमें इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ये क्या होती है उसके बारे में बताना है, और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को बताना है, ठीक है। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या होती है, इसी को देखो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभावी प्रस्तुति। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, देखो ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड और मतलब एक इंगेजिंग वे होता है, एक तरीका होता है अपनी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, या फिर जो हम सोचते हैं हमारे प्रपोजल्स, उनको ऑडियंस तक पहुंचाने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो प्रभावी प्रस्तुति की जो होती है, ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड एंड एंगेजिंग यानी कि रोचक ढंग से जानकारी और अपने विचार या फिर जो भी हमारे प्रपोजल्स प्रस्ताव होते हैं उनको ऑडियंस के सामने रखने की जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि ये क्या होता है। अब देखते हैं हम इसके कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है क्लियर ऑब्जेक्टिव। देखो यार, किसी भी प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि इसका पर्पस क्या है, भाई हम इसके थ्रू आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट उद्देश्य, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, यानी कि देखो सुसंगठित सामग्री। देखो इसके अंदर जो कंटेंट होता है ना, वो एक पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, यानी कि पूरा एक पैटर्न होता है, तरीके से सारी चीजों को रखा जाता है। ऐसे नहीं कि सोचो मैं किसी कंपनी का ये बताने वाली हूँ कि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई प्रोडक्ट क्या एकदम से मैंने ये बता दिया कि हम इस दिन प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और फिर बाद में मैं बता रही हूँ हमारा प्रोडक्ट इस चीज के बारे में। नहीं भाई, पहले ये बताओगे हमारा प्रोडक्ट किस चीज के बारे में है, हम उसे क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, कब लॉन्च करेंगे, तो पूरा एक पैटर्न होता है, ठीक है। देन उसके बाद ऑडियंस अवेयरनेस यानी कि दर्शक की समझ। देखो अगर आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता है कि वो क्या सुनना चाहते हैं, मतलब उनकी नॉलेज कैसी है, उनका लेवल ऑफ नॉलेज अगर आपको पता है, तो आपका जो कंटेंट होगा आप उस हिसाब से रेडी करोगे, प्रिपेयर करोगे। लाइक मेरे लिए देखो, आप मेरी ऑडियंस हो, ठीक है ना। अब मुझे पता है आप क्या चाहते हो, आपको चाहिए आपको क्वेश्चन आंसर जो है परफेक्ट प्रॉपर वे में मिले, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा रही हूँ, तभी तो आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे ना। तो ये जो मैं अभी आपको नोट्स दे रही हूँ, ये एक तरीके से मेरी प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मैं इन नोट्स को आपके आगे प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर हमें अपनी ऑडियंस के बारे में पता है, तो हमारा जो कंटेंट होता है या जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं या फिर अच्छी तरीके से उन चीजों को समझ कर यूज कर सकते हैं, ताकि ऑडियंस का जो कनेक्शन है और रिस्पॉन्स है वो बना रहे हमारी प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्रभावशाली दृश्य सामग्री, यानी कि इफेक्टिव विजुअल एड्स। देखो अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये स्लाइड्स, चार्ट्स, इमेजेस या फिर वीडियोस को ऐड कर देते हैं ना, तो इससे अपनी इंफॉर्मेशन को
सामने वाले बंदे को, ऑडियंस को समझाना ईजी हो जाता है, ठीक है ना। और इससे जो हमारी ऑडियंस होते हैं इनका एंगेजमेंट बना रहता है, तो ये भी है। देन इसके बाद एक आ जाता है आत्मविश्वासी प्रस्तुति, यानी कि कॉन्फिडेंट डिलीवरी। देखो यार, आप अपने एक कोई भी प्रेजेंटेशन ऑडियंस के आगे रख रहे हो तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, क्लियर स्पीच देनी है, आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम प्रॉपर होना चाहिए, आई कांटेक्ट बनाना है हर किसी के साथ, टोन जो है वो एकदम कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हम लोग नर्वस हो रहे हैं, ठीक है। देन इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट, लाइक संवाद और सहभागिता। देखो, कोई भी आप प्रेजेंटेशन देते हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप मतलब इंटरेक्शन बनाए रखना। अगर सोचो हम कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, या फिर मैं एग्जांपल देती हूँ कि टीचर्स जो होते हैं वो जब हमें पढ़ाते हैं तो वो आपसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, है ना। हमें लगता है अरे इसके बड़ी चूल है, बड़े गुल्ले, अब अपनी ये नहीं अपने पढ़ा के निकले। नहीं, वो एक तरीका यूज करती है इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट वाला। अगर वो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, हमें उसमें इन्वॉल्वमेंट फील होगा, हमें लगेगा कि हाँ हम मतलब हम भी इसके अंदर ही अंदर कहीं मतलब हमारी इम्पोर्टेंस है, कुछ हमसे कुछ पूछा जा रहा है। तो ऑडियंस को हम अपने प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक उनसे क्वेश्चंस पूछ के, उनका फीडबैक लेके, या फिर उनसे मतलब डिस्कशन करके किसी भी टॉपिक पे। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पूरा जो है माहौल पूरा इंटरेक्टिव बनाए रखना है। देन प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। देखो यार, अब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है कि आपको जितना भी अलॉटेड टाइम हो, कि सोचो आपको 1 घंटा दिया है, तो उस 1 घंटे में आपको अपने सारे की पॉइंट्स कवर करने हैं, कोई जल्दबाजी किए बिना, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलनी है। तो ये हो गई कुछ इसके कंपोनेंट्स। अब देखते पॉइंट्स टू कंसिडर फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो अब वो कौन से पॉइंट्स है जिनको हमें दिमाग में रखना है। तो प्रस्तुति को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है उद्देश्य और श्रोताओं को स्पष्ट करना, लाइक डिफाइन द पर्पस एंड ऑडियंस। देखो यार, अपना कंटेंट बनाने से पहले, अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करने से पहले ये सोचो कि हम इसको बना क्यों रहे हैं, ठीक है ना। हम अपनी ऑडियंस को क्या समझाना चाहते हैं या फिर क्या जानकारी देना चाहते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा अपने ऑडियंस का बैकग्राउंड, उनके इंटरेस्ट, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है इस प्रेजेंटेशन से, वो अगर हमें पता है तो उस हिसाब से हम बहुत अच्छे से अपने कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपकी ऑडियंस क्या है, कैसी है, या फिर आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या समझाना है, तो आपकी वो प्रेजेंटेशन फेल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पर्पस को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, एंड देन ऑडियंस को समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्रिएट अ क्लियर स्ट्रक्चर, कि आपकी जो भी प्रेजेंटेशन होगी उसको पूरी तरीके से स्ट्रक्चर वाइज बताना है। लाइक पहले इंट्रोडक्शन दोगे, तो इसमें आप ऑडियंस का वेलकम वगैरह करोगे, अपना नाम वगैरह टॉपिक बताओगे, पूरा एक ओवरव्यू दे दोगे कि आज की प्रेजेंटेशन में क्या होना है। देन बॉडी, तो इसके अंदर आपका जो भी मेन कंटेंट होगा, ठीक है ना, उसको अच्छे से पूरा समझा दोगे आप। देन कंक्लूजन, जितने भी आपने मेन पॉइंट्स बताया, जो भी प्रेजेंटेशन में था, उसको एक बार ऊपर ऊपर से दफा दफा वाला बता देना है, ठीक है ना। तो पूरा एक अच्छे से प्रेजेंटेशन को रेडी करना है। देन प्रायोरिटाइज एंड लिमिट की पॉइंट्स। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है ऑडियंस को, कि मतलब उनके ऊपर तो ऐसी नॉलेज का ऐसा भंडार फेंक दिया कि अब तुम समझ लो हमने समझा के क्या गए थे, हमने तो 15 चीजें समझा दी आपको 1 घंटे में। नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ मतलब की पॉइंट्स के ऊपर, कि जो ज़रूरी बातें हैं सिर्फ उन्हीं को बताया जाए, ठीक है ना। यानी कि 3 से 5 जो है मुख्य संदेश, बस उन्हीं पे टिके रहे, इससे ज़्यादा ना करें, मेन इससे ज़्यादा की पॉइंट्स ना बनाओ। देन सपोर्ट आइडियाज़ विद एविडेंस। देखो, अब आप जो अपने आइडियाज़ दे रहे हो कि हम चाहते हैं कि ये हो, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई डाटा है, एग्जाम्पल्स है, या फिर कोई केस स्टडी उससे रिलेटेड कभी कुछ हुआ हो, तो कोई केस स्टडी हुई, तो आप इनको सामने रख सकते हो लोगों के, कि हमारा ये प्रोडक्ट था, हमने वहाँ पर 1 साल के लिए ट्रायल पे दिया था, उसका ये बेस्ट रिजल्ट आया है, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का एविडेंसेस का सपोर्ट ले सकते हो अपने आइडियाज़ को और अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। देन आएगा डिजाइन इफेक्टिव विजुअल एड्स। देखो, अपनी बातों को समझाने के लिए जो भी आपने बताया उसको स्लाइड, चार्ट्स या फिर इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस, इन चीज़ों का सपोर्ट ले सकते हो अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, है ना। और स्लाइड्स को कोशिश करना स्लाइड्स को जो है इजी रखी, ठीक है ना। और बुलेट पॉइंट्स वगैरह इन सब चीज़ों को यूज़ करो, अलग अलग फोन्स, अलग अलग कलरफुल फोन्स का यूज़ करो, इस तरीके से। देन रिहर्स एंड टाइम योर प्रेजेंटेशन। देखो, अब आप प्रेजेंटेशन देने वाले तो एक छोटी सी रिहर्सल तो कर सकते हो ना, देने से पहले 5-10 मिनट, कि मतलब मुझे कैसे कैसे चीज़ों को समझाना है, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करके चलना है।
तो ये सब चीजें आप रिहर्सल कर सकते हो ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आप सारी बातें भी समझा दो। देन प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। देखो जब भी आपकी प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब आप लोगों से फीडबैक लो कि जो भी हम आपको समझाने वाले थे समझ आया नहीं आया, तो आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स करो। आप उन्हें फ्री छोड़ दो कि अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ठीक है ना। तो ऑडियंस का एंगेजमेंट बनाए रखना है ताकि वो बोर फील ना करें। आप देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन की क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो पहला है क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू जो मुश्किल मुश्किल बातें भी होती हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज भी होते हैं, उनको आसानी से समझाया जा सकता है। देन एंगेजेस द ऑडियंस। अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्टिव रहा जा सकता है, ठीक है ना। उनको थोड़ा सा मतलब मोटिवेट टाइप किया जा सकता है क्योंकि इसमें देखो हम बात कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जो ऑडियंस है वो अच्छे से एंगेज रह सकती है इसमें। दूसरा आत्मविश्वास और पेशेवर छवि का निर्माण, लाइक बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। देखिए जब कोई प्रेजेंटेशन देता है ना, तो जो स्पीकर होता है, प्रेजेंटेशन देने वाला होता है, उसकी स्किल्स डेवलप होती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। देन टाइम एफिशिएंट। देखो इसमें आपको एक और चीज आ जाती है कि कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो आपका टाइम भी वेस्ट ज्यादा नहीं होता, मतलब कम टाइम में हो जाता है, समय की बचत होती है आपके। देन निर्णय लेने में सहायक, यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो कई बार ये जो हम प्रेजेंटेशंस के अंदर विजुअल एड्स यूज करते हैं, लाइक डाटा दिखाते हैं, एनालिसिस दिखाते हैं, चार्ट पेपर ग्राफ्स वगैरह देते हैं, तो इनसे क्या होते हैं ना, उन जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं या फिर जो दूसरे सामने वाले बंदे होते हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने आए हैं या कुछ भी, तो उनको डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति के प्रकार। तो इसमें पहला है इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं आकस्मिक। तो देखो ये कैसी प्रेजेंटेशन होती है, इसमें जो बंदा होता है प्रेजेंटेशन देने वाला, वो बिल्कुल भी प्रिपरेशन करके नहीं आता, विदाउट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग वो आके अचानक से एकदम से प्रेजेंटेशन दे देता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्पीकर होता है उसको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है और बोलना पड़ता है। देन एक होता है एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लाइक 2-3 मिनट मिल गए आपको सोचने समझने के लिए कि अभी मुझे वहां जाके क्या बोलना है कुछ भी, लेकिन इसमें नोट्स या कोई स्क्रिप्ट आपके पास नहीं होती है, तो ये ऑर्गेनाइज तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इम्प्रॉम्प्टू से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन इसके अंदर भी आपको स्पॉन्टेनियसली ही सब कुछ बोलना पड़ता है, यानी कि एकदम अचानक से। देन इसके बाद आता है स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन। इसके अंदर पूरी एक आपको स्क्रिप्ट मिलती है, पूरी लिखी लिखाई, जिसको आपको पहले से पढ़ना होता है, समझना होता है, सब कुछ समझने के बाद, याद करने के बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा होती है, कंसिस्टेंसी भी ज्यादा होती है, और ये जो ज्यादातर यूजफुल होती है वो फॉर्मल और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इसको ज्यादा यूज करते हैं। देन इसके बाद आता है मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या आता है, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड और मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि जो स्पीकर होता है वो पूरा रट के आता है भाई लोग घर से, ये ना कि उसे क्या बोलना है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है ना। और उसे वहाँ नोट्स को पढ़ने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती है कि आपको पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं देखना, आपको बिना कुछ पढ़े बोले बताना है सब कुछ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेमोरी और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इसका एग्जाम्पल है लाइक स्कूल और जो स्टेज पर हमारे वो होते थे ना रेसिटेशंस एंड फॉर्मल स्पीचेस जो कॉम्पिटिशन्स में वगैरह दी जाती है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में जो भी आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड समझ आया है, 4-5 लाइन अपनी मर्जी से लिख देनी है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये 5 लाइनें लिखवाई है यही लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो समझ आया वो लिख सकते हो, ठीक है। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमें ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताना है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, या फिर इसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है ग्रुप डिस्कशन में, तो उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये सब बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्या है, व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो देखो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का पूरा एक ग्रुप होता है, वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करता है। कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर इनका डिस्कशन होता है विद इन अ सेट टाइम लिमिट, यानी कि पूरा एक टाइम लिमिट होता है, लाइक 1 घंटे का डिस्कशन चल रहा है और 10 लोग बैठ गए, अब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लगे हुए हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या है या फिर क्या ऑल्टरनेटिव है। तो इस तरीके से ये होती है हमारी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब देखते हैं गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन।
अब अगर ग्रुप डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना है तो अब उसके लिए क्या दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। देखो यार, अब आप किसी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टॉपिक को समझो कि भाई हम किस चीज पर, किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले उस टॉपिक को ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं कि एकदम ही उसमें घुस गए कि आप कमरे में घुसे और जाते रहे मेरी तो ये राय है इसको लेके। नहीं, पहले वहां पे जो बात चल रही है, जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उसको समझो, सुनो, फिर जाके अपनी राय दो। देन स्टार्ट कॉन्फिडेंटली। देखो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, देखो इसमें लिखा ना इफ यू इनिशिएट। अगर ग्रुप डिस्कशन आपको शुरू करना है तो बहुत अच्छा होगा सबसे पहले आप टॉपिक को ब्रीफली और न्यूट्रली इंट्रोड्यूस करें पूरे अपने 10-15 लोगों से, जो भी आपका ग्रुप है, कि हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छा टोन रखें और एकदम कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करें। फिर कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली। देखो, जो भी टॉपिक है उस पर एकदम क्लियर बोलना है, कामली बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है। लॉन्ग स्पीचेस को अवॉइड करना है, इसलिए पूरा भाषण दे दिया नहीं। स्टिक टू द पॉइंट, मुद्दे पर बने रहे, उससे आगे ना जाए, ठीक है। और बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव लैंग्वेज का यूज करें। देन लिसन एक्टिवली। देखो, लिसन एक्टिवली, अब आप वहाँ 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, हर बार आप तो नहीं बोल सकते, तो जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उस पर भी अटेंशन बनाए रखें और उसको ध्यान से सुने और उनके पॉइंट्स को अक्नॉलेज करें। अगर आपको लगता है सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उनको बताएं, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल एंड ओपन माइंडेड। देखो, आप दूसरे की बात से अगर एग्री भी नहीं करते हो कि मतलब मुझे आपकी बात सही नहीं लगी, तो इसको एकदम हैरेसली नहीं बोलना कि मतलब अरे क्या बोल रहा है तू, चुप बैठ, मैं बोलता हूँ तुझे, तू तो एकदम गलत बोल रहा है। नहीं, डिसएग्री भी करना है तो एकदम पोलाइटली करना है, एक सामने वाले बंदे की पूरी इज्जत रख के उसको डिसएग्री करना है, ठीक है। लाइक आप ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई फील, कि मैं समझता हूँ आपकी बात को लेकिन मेरा मानना है कि, अब आप वहाँ पे अपनी बात बता दो। या फिर दैट्स अ वैलिड पॉइंट हाउएवर, कि मतलब ये पॉइंट अच्छा है लेकिन इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। पर्सनल अटैक नहीं करना है, सार्काज्म, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, इज्जत से रहना है। इसके बाद एनकरेज पार्टिसिपेशन। देखो यार, कोई कोई होता है जो बहुत ज्यादा शाय फील करता है, लाइक शर्म आती है उनको इतने लोगों के बीच में, वो नहीं बोल पाते, तो आप उनको एनकरेज करो, बोलो कि आप पे क्या विचार है, आप भी कुछ बताइए, ठीक है ना। तो इससे लीडरशिप वाली जो टीम वर्क क्वालिटीज होती है वो आपके सामने आती है, कि थोड़ा हर किसी को थोड़ा मोटिवेट करो, एनकरेज करो कि भाई अपने अपने विचार सब लोग दो, ऐसे करके। लाइक आई विल स्टे ऑन ट्रैक, मुद्दे पर बने रहे, एकदम टॉपिक पर फोकस करें, टॉपिक से भटके नहीं, ठीक है ना। तो ये है। दूसरा, समराइज इफ यू गेट अ चांस। देखो, अगर आपको मौका मिलता है तो जितने भी आपके की पॉइंट्स उनको एक बार समराइज कर लो। लाइक हमने अभी इन इन टॉपिक्स पर, इन इन मुद्दों पे बात की है, ठीक है ना। अगर इसके अलावा आप और कोई मुद्दा ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन इसके अलावा आता है बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टेक्ट। देखो, जब भी आप कभी ऐसे मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है तो कोशिश करो एकदम जो बॉडी लैंग्वेज हो ना वो एकदम पॉजिटिव है, मतलब दूसरों को भी लगे कि हाँ भाई इसका तो पूरा का पूरा इंटरेक्शन है, पूरा दिमाग लगा रहा है ये बंदा इसमें, ठीक है। तो आई कांटेक्ट बनाए रखना है। उसके अलावा समय का समझदारी से उपयोग करें, मैनेज टाइम वाइजली। देखो, आपको यहाँ पे एक एडिक्वेट ड्यूरेशन मिलता है, लाइक 1 घंटा मिल गया सोचो, तो उसको आपको अच्छे से यूज करना है। कोशिश करनी है कि उसमें 2 से 3 काम की बातें तो बता ही दे हम अपनी तरफ से, या फिर मीटिंग का कुछ तो उद्देश्य हो, ऐसा नहीं कि वो डिस्कशन बेकार निकल गया, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने लायक। अब आ जाते हैं स्ट्रेटजीज टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में भाई साहब संघर्ष हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब उसको कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहला, स्टे काम एंड कंपोज्ड, एकदम शांत बने रहे और संयमित बने रहे, ठीक है ना। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, अपनी आवाज को ज्यादा ऊंचा ना करें, आर्ग्यू ना करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन शो ना करें, ठीक है। देन प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। देखो, दूसरों को सुनने की पूरी कोशिश करें, वो भी टोके बिना, उन्हें बेफालतू टोके ना, और अपने ऐसे मुंडी हिलाते रहे कि हाँ हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अपना सिर हिलाते रहे, उनको मतलब फील कराते रहे कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्या ही बोल रहा है, ऐसे बोर होके बैठ गए। एक्टिव लिसनिंग दिखानी, हम लोग करते हैं ना स्कूल टाइम पे, जब टीचर हमारी तरफ देखते हैं हम ऐसे ऐसे हाँ हाँ हाँ, सब समझ आ रहा है, हमें भले ही कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसी तरीके से करना होता है। देन फोकस ऑन द इशू नॉट द पर्सन। लाइक अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो मुद्दे पर ध्यान देना है, उस आदमी पर नहीं। लाइक आपको पर्सनल अटैक्स जो होते हैं वो अवॉइड करने हैं, किसी पर ब्लेम सार्काज्म नहीं करना है,
डिस्कशन को एकदम ऑन द टॉपिक रखना है, ठीक है। देन यूज रिस्पेक्टफुल एंड न्यूट्रल लैंग्वेज। देखो, किसी के ऊपर इमोशनली चार्ज नहीं करना है और डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं होना है। अगर किसी को आपको मना भी करना है कि मैं आपकी बात नहीं समझ रहा या मुझे नहीं सही लगी, तो उसको तमीज से बोलना है। देन समान विचारों की तलाश करें, सीक कॉमन ग्राउंड। कोई एक ऐसा एरिया चूज करना है जहाँ पे सभी मेंबर्स अग्री कर रहे हो, ठीक है ना। कोशिश करो कि मतलब ऐसा नहीं देखो ग्रुप डिस्कशन में कि सब कह रहे हैं अरे मैं इसकी बात नहीं मानता, मैं उसकी बात नहीं मानता। तो एज अ टीम लीडर, ठीक है ना, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि भाई हमारे अंदर भी टीम लीडर की क्वालिटी है, हम भी टीम वर्क कर सकते हैं। तो कोई एक ऐसा मुद्दा ढूंढो जहाँ पे सब लोग अग्री कर रहे हो, ठीक है ना, जिससे आप लोगों में एक यूनिटी आएगी। फिर उसके बाद आगे जाके उस टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को कंटिन्यू करो, ठीक है। देन अवॉइड इंटरप्टिंग, लाइक किसी को बीच में ना रोको। अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बात सुनो, उसका पॉइंट सुनो। अगर समझ नहीं आता बाद में उसको बोल दो कि हाँ मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन इसको ऐसा किया जा सकता है। तो अवॉइड इंटरप्टिंग। देन यूज फैक्ट्स एंड लॉजिक नॉट इमोशंस। देखो, आप वहां पर जो बात करो उसे डाटा के बेस्ड पर, एग्जाम्पल्स, लॉजिकल रीजनिंग से बात करना। ये नहीं कि अरे मुझे ऐसा लगता है, फीलिंग्स काम नहीं आती है, ठीक है। उसके अलावा स्टे सॉल्यूशन ओरिएंटेड। देखो, कोशिश करनी है कि हमेशा कोई भी टॉपिक हो उसका सॉल्यूशन निकाले, बहस नहीं करनी है बिना बात के, एकदम सॉल्यूशन की तरफ ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लाइक अब हम इस स्थिति से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, ठीक है ना, या फिर अब इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन होता है आप लोगों के अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस करके आप अपने पूरे ग्रुप के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला नेचर है ना उसको एनकरेज कर सकते हैं। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, बहस नहीं करनी है बिना बात के। अब यहाँ पे मैंने दिए हुए एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो ये एक छोटा सा एडिशनल टॉपिक है कि ग्रुप डिस्कशन के क्या क्या एडवांटेजेस है। ये आप लोगों को खुद से देख लेने। अगर एग्जाम में आता है आपके ग्रुप डिस्कशन तो उसको आप लिख सकते हो, मार्क्स हमेशा बढ़ेंगे, कम नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, या फिर जो आप ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं अगर आप लिख देते हो इन्हें तो ये सिर्फ एग्जाम आपके मार्क्स गेन करने के लिए होते हैं, कभी लूज नहीं होते। देन अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन पर। तो इसमें जो भी 4-5 लाइनें आपको समझ आई है अपनी मर्जी से लिख देनी है, ठीक। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो, इसके अंदर हमें क्या बताना है। इसके अंदर हमें जो हम बिजनेस के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल करते हैं, उसे करने के क्या एटिकेट्स है, क्या शिष्टाचार है, हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है, और ये ईमेल एटिकेट्स होते क्या है, ठीक है ना, ये सब बताना है कि व्हाट आर ईमेल एटिकेट्स। तो शुरू करते हैं। ईमेल शिष्टाचार क्या है। तो देखो, सबसे पहले शॉर्ट में मैंने बताया ईमेल। इसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें हम डिजिटली अपनी जो मैसेजेस होते हैं, दो लोग आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, कंप्यूटर से, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इन चीज़ों की मदद से वो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को। और ये वाइडली यूज्ड फॉर्म है कम्युनिकेशन का। इसके अंदर एक सेंडर्स का ईमेल एड्रेस होता है, एक रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस होता है, एक सब्जेक्ट लाइन होती है और एक पूरा मैसेज होता है जो भी हमारा होता है। इसमें हम अपना कोई भी चीज़ को अटैच कर सकते हैं, लाइक कोई पीडीएफ वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईमेल। अब ईमेल एटिकेट्स क्या होते हैं। ईमेल एटिकेट्स होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स या फिर वो गाइडलाइंस जिनको हमें फॉलो करना था, जो हमें ये बताते हैं कि ईमेल्स को प्रोफेशनली कैसे राइट करना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरीके से कहाँ किसे सेंड करना है, प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल मैनर में। तो ये जो रूल्स का पूरा सेट है, इन्हीं को बोलते हैं ईमेल एटिकेट्स। यानी कि बिजनेस वर्ल्ड के अंदर हर चीज के कुछ रूल्स होते हैं। आप अथॉरिटी को, बड़ी अथॉरिटी को कोई ईमेल भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना होगा, उसको फॉलो करना होगा। वही हो गए हमारे ईमेल एटिकेट्स। तो अब इनके अंदर क्या क्या आता है। तो प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन, प्रोफेशनल टोन, लैंग्वेज यूज करनी है, फॉर्मेटिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टाइमली देना है, एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ अटैचमेंट्स, लाइक अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह अटैच करनी है, कोई पिक्चर अटैच करनी है, कुछ भी, एंड सीसी एंड बीसीसी, इनका अप्रोप्रिएट यूज करना है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ ईमेल एटिकेट्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन, कि व्यवसायिक संचार में ईमेल शिष्टाचार की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले पेशेवर छवि को निखारता है, लाइक इनहेंसेस प्रोफेशनल इमेज। देखो, अगर आपने एक बहुत अच्छा सा लिखा हुआ ईमेल जो है वो भेजा है आगे, तो वो आपकी अटेंशन ऑफ डिटेल्स एंड प्रोफेशनलिज्म इसको शो करता है। सामने वाले बंदे को लगता है यार इसको मतलब कितने अच्छी तरीके से इसने काम किया है, ठीक है ना। तो वो आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करता है, उसको लगता है कितना रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला बंदा होगा, ठीक है ना।
तो आपकी एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनाता है आपकी क्लाइंट्स के आगे, कलीग्स के आगे या फिर सुपीरियर्स के आगे। दूसरा, गलत फैमिली से बचाता है, प्रिवेंट्स मिसकम्युनिकेशन। अगर आपने अपने ईमेल में क्लियर सब्जेक्ट लाइन लिखी है, बिल्कुल एकदम अच्छा कंटेंट है और पोलाइट लैंग्वेज का यूज किया है, तो उससे कंफ्यूजन के, मिसअंडरस्टैंडिंग के जो चांसेस होते हैं ना, वो काफी कम हो जाते हैं। चांसेस होते हैं कि सामने वाला बंदा आपकी बात को बहुत आसानी से समझ जाए। देन बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। देखो, आपने बहुत रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज किया है, तो इससे जो वर्क प्लेस पे आपके रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो बहुत हेल्दी और रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं सामने वाले के साथ। तो ये आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। देन इसका आगे इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। देखो, वो इमेज जो कंसाइज होते हैं, लाइक छोटे होते हैं, टाइमली और वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो आपका और जो उसको रिसीव करने वाला है, दोनों का टाइम बचाता है, क्योंकि उनको देखकर ही सामने से पता लग जाता है कि किससे रिलेटेड, एंड देन डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। एंड मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो, सीसी और बीसीसी का करेक्टली यूज करके आप ये कि मतलब ये गलती से किसी और को, एक्सीडेंटली किसी और को फॉरवर्ड ना हो जाए, ठीक है, अटैचमेंट गलत तो नहीं, सही है ना, तो इनको यूज करके आप ये सब अवॉइड कर सकते हो और जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट रह सकती है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ इसकी व्यावसायिक संचार में जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन है, इसमें ईमेल एटिकेट्स क्या रोल प्ले करता है। अब हम आ जाते हैं ईमेल एटिकेट्स इन बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, लाइक व्यावसायिक पत्राचार में ईमेल शिष्टाचार। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यूज करना है। ऐसा नहीं मन किया कोई भी ईमेल एड्रेस यूज कर लिया, उल्टे सीधे नाम का बिल्कुल नहीं। एक प्रोफेशनल, बिल्कुल अच्छा खासा आपका नाम होना चाहिए उसमें, ऐसा ईमेल एड्रेस होना चाहिए। लाइक पर्सनल और इनफॉर्मल ईमेल एड्रेस जो होते हैं, लाइक कूल गाय 123@gmail.com, पापास प्रिंसेस, इस टाइप की आपको ईमेल्स यूज नहीं करनी है। देन राइट अ क्लियर एंड कंसाइज सब्जेक्ट लाइन। आप जब भी कोई ईमेल आगे भेजते हैं तो एक पूरा सब्जेक्ट लाइन क्लियर होना चाहिए, उसमें साफ साफ बताओ किस पर्पज से रिलेटेड ये ईमेल है। देन यूज अ प्रॉपर सैल्यूटेशन। लाइक आप जिसको भी वो लिख रहे हैं उसके लिए प्रॉपर सैल्यूटेशन यूज कीजिए। प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स लाइक डियर मिस्टर शर्मा, हेलो मिस गुप्ता, हाय टीम, अगर ग्रुप ईमेल्स हैं तो ये कैजुअल ग्रीटिंग्स जो होती है, लाइक हे हाय, ये सब आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा कीप द कंटेंट क्लियर, पोलाइट एंड टू द पॉइंट, यानी कि जो भी आपका कंटेंट है उसको सिंपल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज में रखना है। लाइक इमोजीज, अब्रिविएशंस लाइक बीटीवी, एलओएल, ये सब, इन सब का यूज नहीं करना है और एकदम पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज करना है। देन इसके अलावा यूज प्रॉपर फॉर्मेटिंग, लाइक शॉर्ट पैराग्राफ्स का यूज करते हो, बुलेट पॉइंट्स दिखा सकते हो, कोई मेन पॉइंट्स हैं, और स्टैंडर्ड पॉइंट्स यूज करने, लाइक एरियल और टाइम न्यू रोमान। कोई अलग अलग फैंसी से, स्टाइल से, ऐसे मतलब ऐसी चीजों को यूज नहीं करना है कि अलग अलग फोन्ट्स यूज कर रहे हैं, स्टाइलिश स्टाइलिश, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल ईमेल्स में ये सब नहीं चलता है। देन उसके बाद बी माइंडफुल ऑफ टोन, यानी कि उचित स्वरूपन का प्रयोग करें। देखो, आप जो भी चीज लिख रहे हो ना, उसको एकदम अच्छे उसमें लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि ये लगे कि सामने वाले बंदे ने बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज की है, टोन यूज की है। ऐसा ना लगे कि आप बहुत रूड हो रहे हो या फिर कोई चीज डिमांड कर रहे हो। ठीक है ना, पोलाइट एक्सप्रेशन लिखने चाहिए, लाइक कुड यू प्लीज या फिर आई वुड अप्रिशिएट इट इफ, ऐसे फ्रेजेस का आप यूज कर सकते हो। देन अटैच फाइल्स केयरफुली, कि जो भी आपकी फाइल्स है, नेसेसरी फाइल्स है, उनको अच्छे से अटैच करना है और भेजने से पहले एक बार सेंड भी, मतलब चेक भी कर लेना है कि गलत तो नहीं अटैच कर दिया है कुछ भी। और अगर आप कोई फाइल अटैच करते हो तो वहाँ पे मेंशन कीजिए, लाइक प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिपोर्ट, इस तरीके से। देन रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, यानी कि जो भी ईमेल्स अगर आपको ऑफिस से कुछ मिली है तो उनका 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर उनका रिप्लाई कीजिए, अगर उसमें रिप्लाई करने की जरूरत है तो। उसके अलावा यूज सीसी एंड बीसीसी वाइजली। देखो, सीसी और ये जो सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, एंड दी बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इनको बहुत दिमाग लगा के बहुत सही तरीके से इनका यूज करना है। देन एंड विद द प्रोफेशनल क्लोजिंग, जब भी कोई ईमेल आप लिख के खत्म करते हैं तो एक प्रोफेशनल क्लोजिंग देनी है उसको। आप ये यूज कर सकते हैं, लाइक बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियरली, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, इस तरीके से। और अपना पूरा नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर देंगे। तो ये हो गया पूरा तरीका। अब इसके बाद एडवांटेजेस दिए हुए मैंने ईमेल के, ये एक एडिशनल टॉपिक है, ये मैंने एडिशनली ऐड किया था कि आप लोग एक बार देख लेना। अगर आपको लगता है कि आंसर छोटा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे ऐड करके मार्क्स ये नहीं होने, कम नहीं होने। देन अब था रीजंस व्हाई ईमेल कैन बी सेफ। आप देखो, ईमेल सुरक्षित क्यों हो सकते हैं, ये सेफ क्यों हो सकते हैं। पहला, इनमें इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज होती है। देखो,
आजकल के जो ज़्यादातर ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं लाइक जीमेल, आउटलुक, प्रोटोन मेल या फिर टीएलएस, ये इनक्रिप्टेड ईमेल्स को यूज़ करते हैं लाइक एंड टू एंड इनक्रिप्शन, यानी कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर से उन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता। उसके अलावा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, देखो कुछ ईमेल सिस्टम्स जो होते हैं ये इनके अंदर सेंडर को अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है भेजने से पहले, तो इससे जो स्पूफिंग है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा, स्पैम एंड फिशिंग फिल्टर्स भी होते हैं इनके अंदर, लाइक कोई इनको ऐसा कोई गलत वाला ईमेल मिल गया, इनको लगा ये गलत जगह से आया है या फिर कुछ भी है, तो ये उसको स्पैम में डाल देते हैं या फिर उसको ब्लॉक कर देते हैं। या फिर कुछ ईमेल्स होते हैं ना, आप देखते होंगे जंक में चले जाते हैं या स्पैम में चले जाते हैं, तो ये एडवांस्ड एआई बेस्ड कुछ फीचर्स होते हैं जो कुछ ईमेल सिस्टम्स देते हैं हमें, ताकि हम फ्रॉड ईमेल्स हमारे पास ना आए और हम उन्हें खोले ना, हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए इस वजह से। देन एक होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखो कुछ ईमेल सर्विसेज होती है जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अलाउ करते हैं, लाइक एक सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि अगर आपने किसी को कोई मैसेज आया है, ठीक है ना, और आपको लगता है कि मतलब आप कोई ईमेल खोलने वाले हो, तो वो वहाँ पे एक ओटीपी भी मांग लेता है कि अब आप मुझे इसका ओटीपी बताओ, ठीक है ना, मैंने आपके नंबर पे भेजा है या फिर यहाँ पे भेजा है, इस मेल पे भेजा है, तो अब ओटीपी दिखाओ। तो इस तरीके से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कुछ ईमेल सर्विसेज देते हैं ताकि सेफ्टी बनी रहे। देन उसके अलावा सिक्योर लॉगिन एंड सेशन मैनेजमेंट। देखो ईमेल प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना, वो आपको एक ये फीचर भी देते हैं कि आप देख सकते हो कि आप कहाँ पर किस जगह पे लॉगिन किया हुआ है आपने, आप इसको मॉनिटर कर सकते हो किस डिवाइस के अंदर आपकी ईमेल चल रही है। और अगर कोई होता है ना कि आपके सिस्टम के अलावा अगर किसी और सिस्टम में आपकी ईमेल आईडी या फिर कुछ लॉगिन हुआ है, तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि एक सस्पेक्टेड लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है, अगर आप नहीं हो तो अभी के अभी उसको लॉग आउट कर दो, ठीक है। उसके अलावा बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शंस, ईमेल सर्विसेज होती है ना कुछ, आपको बैकअप के लिए भी ऑप्शंस देती है, लाइक अगर आपका कोई डाटा ऐसा है जो चला गया तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, आप उसको बैकअप में डाल के रख सकते हो। तो इससे अगर कभी आपका जो अकाउंट है अगर वो हैक हो जाता है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो खो जाती है, तो आप वापस बैकअप सिस्टम से अपनी जितने भी इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स थे वो वापस से ले सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं वजह से ईमेल्स जो होते हैं वो थोड़े सेफ होते हैं। देन अब यहाँ पे आ जाते हैं कंक्लूजन में, 2-3 लाइनें जो भी आपको समझ आए अपनी मर्जी से चेप देनी है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके अंदर एनुअल रिपोर्ट क्या होता है वो बताना है, और उसे बनाने के पीछे क्या पर्पस होता है एनुअल रिपोर्ट को, हमें वो पर्पस बताना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, तो देखो ये पूरे साल में एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है पूरे साल में एक बार, और वो अपने स्टेक होल्डर्स लाइक शेयर होल्डर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए या फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है उनको देता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी किस बारे में काम करती है, क्या काम करती है, क्या क्या डायरेक्शंस होते हैं, या फिर अब तक उन्होंने पिछले साल उसने क्या क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस, क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या एक्शंस लिए, सब इसके अंदर बताया गया होता है। तो ये पूरे साल का एक तरीके से कच्चा चिट्ठा होता है जिसमें पूरी कंपनी, हमारी कंपनी ने एक साल में क्या किया है पिछले साल, वो सब बताना होता है। तो अब इसे बनाने का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ मेकिंग एन एनुअल रिपोर्ट, उद्देश्य क्या है भाई। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं उनको इन्फॉर्म करना कंपनी के बारे में कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, किस तरीके से काम कर रही है, ताकि वो लोग उस पर ट्रस्ट कर सके और एकदम से जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। दूसरा रहता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। देखो ये जो रिपोर्ट होती है वो एक कंपनी को ये भी जानने में मदद करती है कि उनकी कंपनी के जो गोल्स प्लान्स थे, क्या उन्होंने वो अपने टारगेट्स को अचीव किया है कि नहीं किया है, कि किस हद तक पूरा किया है। अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का इनको एक अच्छा ऑप्शन है। देन लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखो कुछ कंपनीज होती हैं जो कि पब्लिक कंपनीज होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें पूरे साल में एक एनुअल रिपोर्ट देना ही देना है। ये कॉर्पोरेट लॉ और जो स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंडेटरी किया हुआ है उन लोगों ने कि आपको हमें हर साल में एक अपना एनुअल रिपोर्ट देना है। तो कुछ कंपनियां तो मजबूरी में भी करती हैं भाई। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देखो अगर कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर एनालिस्ट उसके बारे में जानना चाहता है, कोई डिसीजन लेना है किसी को, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, फ्यूचर ऑपरेशन से रिलेटेड, तो वह एनुअल रिपोर्ट को पढ़ के जान सकता है कि मुझे इस कंपनी से रिलेटेड काम करना है नहीं करना है, या कुछ भी डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। फिर उसके अलावा मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस टूल। देखो इसके अंदर जो अचीवमेंट्स होती है उनको हाईलाइट किया जाता है। एंड CSR लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज
और जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स होते हैं, कंपनी अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए इन सबको बढ़ा चढ़ा कर यूज़ करती है। लाइक एनुअल रिपोर्ट को कंपनी अपनी इमेज बनाने के लिए यूज़ करती है, एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ करती है। तो इसके क्या-क्या उद्देश्य हैं वो बता दिए। अब देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या कंटेंट होता है कि भाई एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या-क्या बताना होता है। सबसे पहले कंपनी को अपना पूरा इंट्रोडक्शन, अपना पूरा ओवरव्यू देना होता है। लाइक कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या मिशन है, क्या सोच रखती है, क्या-क्या कोर वैल्यूज है, सब कुछ बताना है। देन चेयरमैन और सीईओ का मैसेज कि जो भी इसके टॉप रैंक होल्डर्स हैं, तो उसके अंदर वो अपनी पर्सनल मैसेज बताते हैं कंपनी के अचीवमेंट से रिलेटेड, क्या-क्या चैलेंजेस है या फिर क्या फ्यूचर डायरेक्शन वो लोग देखते हैं किस बारे में, तो वो सब कुछ बताते हैं। देन उसके अलावा फाइनेंशियल हाइलाइट्स, लाइक कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेंड डिटेल्स, सब कुछ बताना होता है। उसके अलावा डायरेक्टर्स रिपोर्ट एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है कंपनी के ऑपरेशंस पे, सीएसआर एक्टिविटीज, फ्यूचर प्लान्स, डायरेक्टर देता है उस रिपोर्ट को, तो वो इसके अंदर अटैच करनी होती है। देन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिस्क, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब इसके अंदर हमें बताना होता है। ये सब इन एनुअल रिपोर्ट में बताया गया होता है। उसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, तो इसके अंदर कंपनी ने क्या क्या नैतिक मतलब क्या क्या रूल्स या फिर मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, क्या कंपनी के अंदर प्रैक्टिसेस की, मतलब किस तरीके से कंपनी के अंदर काम किया जाता है एथिकली, ट्रांसपेरेंटली, तो इन सब चीज़ों को बताना होता है इनको कि हमारी कंपनी कैसे काम करती है, कैसे नहीं। उसके अलावा आ जाता है एक ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो वो हर कंपनी का एक ऑडिटर होता है, तो वो अपनी पूरी एक रिपोर्ट देता है कंपनी के बारे में, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में, तो वो भी इसके अंदर ऐड होती है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट होती है कंपनी की पूरी, उनकी इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कैसे कैसे कंपनी में पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड किया होता है। तो ये कंटेंट्स हो गए हमारे एनुअल रिपोर्ट के। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है वो बता दिया। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। तो जो भी चीज आपको समझ आती है 2-4 लाइनें लिख दो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके अंदर हमें सिटेशंस क्या होते हैं, बिब्लियोग्राफी और ये रेफरेंसेस क्या होते हैं, इन सबको बताना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये फुटनोट्स एंड डिस्कशन नोट्स, अब ये क्या है, इनको एग्जांपल्स के साथ समझाना है। तो चलो शुरू कर दें। तो सबसे पहले शुरू करते सिटेशन से। व्हाट इज अ सिटेशन? तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मतलब अगर हम किसी का कंटेंट कॉपी करते हैं या फिर उससे थोड़ा भी मतलब मदद लेते हैं या कुछ भी, तो हम जो भी ओरिजिनल सोर्स होता है जिसने भी वो बनाया उस बंदे को क्रेडिट देते हैं। तो एक फॉर्मल वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू ओरिजिनल सोर्स, तो इसी को बोलते हैं सिटेशन। कि जिस भी सोर्स से हमें, वो ओरिजिनल सोर्स है जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है, डाटा मिला है, या हम जहाँ से भी कुछ यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च पेपर किसी का यूज़ कर रहे हैं, आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको फॉर्मली पूरा क्रेडिट देना, उसी को बोलते हैं सिटेशन। तो सिटेशन क्या है समझ गए। अब इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, लाइक ऑथर का नाम, टाइटल ऑफ वर्क की काम किससे रिलेटेड है, पब्लिकेशन डेट, पेज नंबर और पब्लिशर और सोर्स लिंक, लाइक हमने कौन से ऑथर से मतलब अपना इंफॉर्मेशन लिया है, उसके कौन से वर्क से लिया है, कौन सी किताब या फिर कहाँ से लिया है, वो कब पब्लिक हुआ था, और पेज किस पेज नंबर से हमने वो चीज़ सोर्स लिया है, और उसका पब्लिशर कौन था, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिटेशन, ठीक है ना। तो सिटेशन के प्रकार, तो इसमें सबसे पहले आता है इन टेक्स्ट सिटेशन। तो इसमें जो क्रेडिट देते हैं वो विद इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट का बॉडी होता है, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर इसको देते हैं हम। इसमें हम सोर्स से रिलेटेड मतलब थोड़ी जानकारी देते हैं, लाइक ऑथर कौन है और कौन से पेज से, डेट से हमने मतलब इंफॉर्मेशन ली है। इसका एग्जांपल हो गया एपीए स्टाइल। तो लाइक डिजिटल मार्केटिंग हैज चेंज्ड कंज्यूमर बिहेवियर सिग्निफिकेंटली, तो ये कहाँ से लिया, ये कुमार ऑथर था और इन्होंने 2022 में कुछ लिखा होगा, ये उसमें से लिया है। उसके बाद आ जाता है पैरेंथेटिकल सिटेशन, ये भी इन टेक्स्ट सिटेशन जो है उसका एक टाइप है। इसका एग्जाम्पल है MLA स्टाइल, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तीसरा आ जाता है नरेटिव सिटेशन, इसमें जो ऑथर का नाम होता है इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस का पार्ट होता है, उसे अलग से ऐसे ब्रैकेट में करके नहीं लिखते। ऑथर के नाम को अपने सेंटेंस में ऐड किया जाता है और डेट दी जाती है, मतलब डेट लिखी जाती है उसके आगे, तो उसको बोलते हैं नरेटिव सिटेशन। ये एपीए स्टाइल है, लाइक अकॉर्डिंग टू शर्मा के अकॉर्डिंग 2021 एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस बूस्ट ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बात बोली है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्रेडिट दिया जाता है तो ये होता है नैरेटिव सिटेशन।
देन फुटनोट सिटेशन, लाइक पेज के एंड में इसको बताया जाता है, लाइक पूरी हमने जो भी पैराग्राफ वगैरह था सब कुछ बता दिया। आप सोचो मुझे एक वर्ड आया, मैंने उसके ऊपर यहाँ पे 1 लिख दिया। आपने देखोगे ना आपकी बुक्स के ऊपर कई बार ऐसा आता है, एनसीईआरटी में ज्यादा आता है ऐसा कि सोचो यहाँ पे लिखा हुआ है नैरेटिव। अब इनको आपको समझाना है कि नैरेटिव होता है क्या है, तो इसने इसके ऊपर ऐसे 1 लिख दिया। तो अब इसको ये पेज के एंड में एक छोटी सी लाइन में इसको समझाएंगे कि किससे रिलेटेड है। तो लिख देंगे जैसे कि 1 फिलिप कॉटलर मार्केटिंग मैनेजमेंट 15th एडिशन, कि किसका है, कौन सी बुक से लिया गया है, कौन से एडिशन से लिया है, तो ये सब इसमें लिखते हैं, कौन से पेज नंबर है, कहाँ से लिया है। तो ये सब कुछ पेज के बॉटम में किया जाता है और ये यूजुअली शिकागो स्टाइल में किया जाता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सिटेशन। अब देखते हैं हम व्हाट इज बिब्लियोग्राफी, की बिब्लियोग्राफी क्या होती है। देखो इन अगर नॉर्मली बोलूं तो हमने अपना अगर कोई प्रेजेंटेशन रेडी किया है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है ना, तो हमने कहाँ कहाँ से हेल्प ली है अपनी, तो डॉक्यूमेंट के एंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमने किस किस सोर्स से हेल्प ली है, सब कुछ तो उनका नाम लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो उन सभी स्रोतों की एक पूरी सूची बनाई जाती है जिनसे रिसर्च के दौरान या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है उसके दौरान इन लोगों को कंसल्ट किया जाता है, इनसे बातचीत की जाती है, इनके सोर्सेज को यूज किया जाता है, इनकी चीजों को। तो पूरी उन लोगों के नाम की पूरी लिस्ट बना दी जाती है कि हमने इन इन सोर्सेज से इन लोगों की मदद से अपना काम किया है। इसको रिपोर्ट के एंड में या फिर जो रिसर्च पेपर होता है इसके एंड में, थीसिस के एंड में, प्रोजेक्ट के एंड में लगाया जाता है, एंड में, ठीक है ना, लास्ट में एक पेपर बिब्लियोग्राफी का ऐड किया जाता है। अब पर्पस ऑफ का बिब्लियोग्राफी, अब इसका पर्पस क्या है भाई लोग, सबसे पहला शो रिसर्च एफर्ट, कि आपने रिसर्च करने में कितने एफर्ट्स लगाए हैं उसको दिखाता है। अवॉइड प्लेजियरिज्म, इसमें क्या होता है जो भी ओरिजिनल ऑथर्स होते हैं ये उनको एक्नॉलेज करता है, श्रेय देता है, ठीक है ना, उनकी जानकारी का, जिनका आपने जिन और ऑथर्स की इंफॉर्मेशन को आपने यूज किया तो ये उनको एक्नॉलेज करता है। देन गाइड द रीडर, ये रीडर को ये मदद करता है ये जानने में कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, डॉक्यूमेंट है, थीसिस है, कि इसकी मदद किस किस ने की है, सोर्सेस क्या क्या है। देन इनहेंस क्रेडिबिलिटी, ये दिखाता है कि काम को कितना वेल रिसर्च, मतलब रिसर्च करने के बाद किया गया है और ये एकदम ऑथोरिटेटिव सोर्सेज के ऊपर बेस्ड है, काम मतलब रियल है भाई लोग। तो ये पर्पस हो गए बिब्लियोग्राफी के। इसके अलावा बिब्लियोग्राफी के कुछ स्टाइल्स है लिखने के, तो वो एग्जाम्पल्स है लाइक एपीए स्टाइल फॉर एकेडमिक ऑफ जो बिजनेस रिसर्च होती है उनमें लिखा जाता है ये। उसके अलावा एमएलए स्टाइल जो ह्यूमैनिटीज वगैरह उसके लिए यूज होता है। देन शिकागो स्टाइल है, ये किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये 3 तरीके के स्टाइल्स है, अगर एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हो। उसके अलावा आप देखते हैं पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग अ बिब्लियोग्राफी। अब आपको कोई बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करने कौन से पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी ऑफ डिटेल्स, की जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ऑथर का नाम, टाइटल, पब्लिशर, प्लेस, डेट, वो सब कुछ करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग स्टाइल, आप जो भी स्टाइल यूज कर रहे हो अपना इन्फॉर्मेशन देने के लिए हर जगह एक ही स्टाइल को रखना है। ऐसा नहीं कि अभी आपने एक जगह तो आपने एपीए स्टाइल यूज कर लिया देन आपने शिकागो स्टाइल यूज कर लिया, नहीं, उससे इम्प्रोफेशनलिज्म दिखता है। तो आपको अपना एक ही स्टाइल यूज करना है, स्पेसिफिक सिटेशन स्टाइल यूज करना है। देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑथर के नाम के बाद जितनी भी चीजें आती है, डेट आ गई, पब्लिशर या फिर जो भी आता है, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, तो इससे पढ़ना आसान हो जाता है रीडर्स के लिए। और उसके अलावा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि आपका सोर्स क्या है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी है आपको, अभी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। एंड प्रॉपर पंक्चुएशन एंड इटैलिक्स, देखो करेक्ट पंक्चुएशन का यूज करना है, इटैलिक्स का यूज करना है, क्विटेशन मार्क्स होते हैं जो, मतलब जो जो आपका चूजन स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करेक्टली यूज करना है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। देन नो रिपीटेशंस, लाइक आपने एक सोर्स को एक बार बता दिया तो रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना, उसको बार बार एक ही बार रखना है। इंक्लूड ऑल सिटेड वर्क्स, जितना भी आपका काम है आपने जितने भी उनके अंदर मतलब सोर्सेज को बताया है उन सभी को, मतलब जितने जितने सोर्सेज को आपने यूज किया है उन सभी को उसके अंदर इंक्लूड करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। और अनरिलेटेड रेफरेंस को ऐड नहीं करना है। और इसके अलावा चेक फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ डेट्स एंड नेम्स, देखो ऑथर के नाम की करेक्ट स्पेलिंग चेक करो, वेरीफाई करो, डेट ऑफ पब्लिकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है ना, गलत कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो दिमाग में रखने लायक है। उसके बाद अब आ जाते हैं व्हाट आर रेफरेंसेस। सिटेशन देख लिया, बिब्लियोग्राफी देख लिया, अब देखना है रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये जो रेफरेंसेस होते हैं ये भी लिस्ट ऑफ सोर्सेज होते हैं, इनको डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट के अंदर, असाइनमेंट, रिसर्च पेपर या फिर कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है
उनके अंदर डायरेक्टली इनको दिखाया जाता है, इनको मेंशन किया जाता है। और इनकी जो लिस्ट होती है पूरी, ये भी डॉक्यूमेंट के एंड में होती है और इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई होती है ताकि रीडर्स जो है इनको आसानी से ढूंढ सके। अब ये रेफरेंसेस क्यों दिए जाते हैं? सबसे पहले क्रेडिट द ओरिजिनल सोर्स को क्रेडिट देने के लिए, उनको एक्नॉलेज करने के लिए। अवॉइड प्लेजरिज्म, इसमें क्या आता है, आप किसी को अगर क्रेडिट दे देते हो तो मतलब आप उनके काम को सराहते हो, आप उनके काम को अपना नहीं बताते, एक तरीके से झूठा नहीं बताते, ठीक है। एंड अलाउ वेरिफिकेशन, अब इसमें रीडर्स जो है ना ढूंढ सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रियल है या नहीं है, तो वेरिफिकेशन अलाउ होता है। एंड देन शो रिसर्च क्वालिटी, देखो इससे ये पता चलता है कि ये जो काम हुआ है वो कितना रिसर्च करने के बाद कितना मतलब अच्छा काम हुआ है। वेल सपोर्टेड बाय रिलायबल एंड क्रेडिबल सोर्सेज, तो आपकी रिसर्च क्वालिटी को शो करता है। उसके बाद आ जाता है रेफरेंसेस में क्या क्या शामिल होना चाहिए, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ रेफरेंस। तो देखो इसके अंदर ऑथर का नाम होना चाहिए पूरा, एडिटर हो या राइटर हो। उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन पूरा होना चाहिए ना, कि डेट एंड मंथ क्या है। टाइटल होना चाहिए कि आपने कौन सी बुक, आर्टिकल, रिपोर्ट से लिया है। एंड देन सोर्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि कौन पब्लिशर है, जर्नल नेम, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर क्या है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रेफरेंसेस के अंदर। अब आ जाते देखो यार, अब इसके भी कुछ तरीके हैं, ठीक है ना, रेफरेंसेस देने के भी कुछ तरीके हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, एपीए शैली, एंड देन एमएलए स्टाइल, एंड देन हार्वर्ड स्टाइल। तो ये कुछ हो गए स्टाइल्स। अब एक मैंने देखो ये ना, यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस बताए हुए हैं, ये एडिशनली मैंने ऐड किया है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ना साफ साफ डिफरेंसेस ही पूछे हुए हैं। तो ये होते क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेफरेंस क्या होता है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, समझा चुकी हूँ। डिफरेंसेस आप लोगों को खुद से पढ़ने हैं, ये एडिशनल है। अगर एग्जाम में कभी आपके आते हैं तो ये आपको खुद से पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे रेफरेंसेस और ये है हमारी बिब्लियोग्राफी। तो इनके अंदर मैंने 5-5, 6-6 डिफरेंसेस आपको बताए हुए हैं, तो वो आप देख लेना। अब इसी तरीके से मैंने सिटेशन और बिब्लियोग्राफी, इनके बीच में भी एक कंपैरिजन बताया है, तो ये आप देख लेना, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, तो इनके बीच में भी क्या डिफरेंसेस है। और बाकी समझा तो मैं आपको चुकी ही हूँ, इससे रिलेटेड मैंने 5-5, 6-6 पॉइंट्स इसमें भी दिए हैं। उसके अलावा बिब्लियोग्राफी, सिटेशन एंड फुटनोट सिटेशंस, इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखो ये मैं एक बार आपको सब बता देती हूँ। देखो वैसे तो मैं बता चुकी हूँ बट एक बार और बता देती हूँ। बिब्लियोग्राफिक सिटेशंस होता है लाइक, इनमें जो क्रेडिट दिया जाता है वो अपने रिपोर्ट वगैरह के एंड में दिया जाता है, ठीक है ना, कि पूरी रिपोर्ट खत्म हो गई, एंड में एक बिब्लियोग्राफी का पेज ऐड कर दिया, देन आप क्रेडिट दे रहे हैं। उसके अलावा तो फुटनोट सिटेशंस होता है, इसमें क्या होता है, देखो हर पेज पर एक ये हेड नोट शायद और ये फुटनोट वाला ऑप्शन होता है, तो फुटनोट आता है पेज के एंड में। तो यहाँ पे जो क्रेडिट दिया जाता है पेज के एंड में, सोचिए मेरा पेज अब इसके एंड में अगर मैं यहाँ पे कोई क्रेडिट दे दूं लाइन लगा के, तो वो हो जाता है फुटनोट सिटेशंस। तो ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो इनमें जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों को अब खुद से ही देख लेने हैं। 4-4, 5-5 पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हुए हैं फुटनोट सिटेशंस। तो अब देखते हैं हम अपने टॉपिक, व्हाट आर फुटनोट्स, कि फुटनोट्स क्या होते हैं भाई। ये तो ये रेफरेंसेस होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, या फिर अगर हमने इसमें हम किसी चीज के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं फुटनोट्स के अंदर, और ये होता है बॉटम ऑफ अ पेज पर। ये हमें सोर्स सिटेशन, मतलब अब इसे करते क्यों है, मतलब दे आर यूज टू प्रोवाइड सोर्स सिटेशंस, लाइक कोई मटेरियल यूज हुआ है टेक्स्ट बुक में, लाइक बुक, आर्टिकल, वेबसाइट में, तो ये हमें उस सोर्स की इन्फॉर्मेशन देता है कि इसमें कहाँ से मदद ली गई है। उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक किसी वर्ड के ऊपर ऐसे मैंने 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो उसको मैं फुटनोट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसका मतलब, उसका क्लेरिफिकेशन दिया जाता है, उसका मीनिंग समझाया जाता है। होता है ना हमारी इंग्लिश की बुक्स में जो एनसीईआरटीज वगैरह में होता है, तो उसके लिए भी फुटनोट्स को यूज किया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और सिटेशंस के लिए मतलब क्रेडिट देने के लिए भी यूज किया जाता है। देखो एकेडमिक या फिर जो बिजनेस राइटिंग होती है, उनमें जो फुटनोट्स होते हैं उनको सुपरस्क्रिप्ट नंबर से मार्क किया होता है, लाइक ये 1, 2, सुपरस्क्रिप्ट यानी कि जो ऊपर लिखे होते हैं, एंड सबस्क्रिप्ट यानी कि जो नीचे लिखे होते हैं, लाइक अगर यहाँ हम लिख दूँ 1, 2, सो जो ये सोर्स है इसके मैंने अगर ऊपर लिखा है तो सुपरस्क्रिप्ट, अगर यहाँ नीचे लिख दूंगी तो ये हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट नंबर से इनको डिनोट किया होता है। इसके अलावा आप देखते हैं फुटनोट्स के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फुटनोट्स। तो इसमें पहला आ जाता है सिटेशन फुटनोट्स, वही पेज के एंड में क्रेडिट दिया जाता है। अब इसको मेनली जो है शिकागो मैनुअल स्टाइल से किया जाता है या फिर ऑक्सफोर्ड स्टाइल यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल है शिकागो स्टाइल सिटेशन फुटनोट का, इन टेक्स्ट अगर बुक्स के अंदर है और अगर बॉटम ऑफ पेज पे है तो इस तरीके से, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है,
ये बताना है रीडर को कि ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है। देन उसके बाद एक होता है हमारा डिस्कशन फुटनोट्स। तो ये एक तरीके का एक्सप्लेनेटरी फुटनोट्स भी बोला जाता है इसको। इसको एडिशनल नॉलेज देने के लिए, कोई कमेंट या फिर क्लैरिफिकेशन देने के लिए यूज किया जाता है। इनको सिटेशन के लिए, लाइक क्रेडिट देने के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करने के लिए किया जाता है। लाइक सोचो एक लाइन दी हुई है एंड देन यहाँ पे इस मार्केट्स के ऊपर जो है ये टू बनाया हुआ है, तो अब यहाँ पे उसको समझाया जाएगा कि यहाँ पे जो मार्केट्स का वर्ड है वो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के लिए यूज किया गया है या फिर मतलब किस लिए यूज किया गया है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इस वर्ड को यहाँ क्यों यूज किया गया है, इसका क्या मतलब है। तो ये होते हैं हमारे डिस्कशन फुटनोट्स। तो इनको क्यों करते हैं, तो एक्सप्लेन और इलेबरेट अ कंसेप्ट, किसी कंसेप्ट को, टर्म को समझाने के लिए रीडर को। देन आ जाते हैं अब हम इसके निष्कर्ष पर, यानी कि कंक्लूजन पर। जो भी 4-5 लाइनें समझ आती है अपने अकॉर्डिंग लिख देनी है। इसके अलावा अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसके अंदर हमें लेटर कैसे लिखते हैं वो बताना है। लाइक आप मैनेजर हो या फिर एम्प्लॉय हो, आपको मैनेजर को लेटर लिखना है या मैनेजर को किसी और को लेटर लिखना है, तो फॉर्मेट सबका एक ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लेटर जो है फॉर्मल वे में लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स इसके अंदर आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले लेटर फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का लेटर हेड लगाएंगे, तो वहाँ पे कंपनी का नाम, एड्रेस, पूरा सिटी वगैरह सब बताओगे, ईमेल, फोन नंबर सब कुछ दोगे, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे। देन उसके बाद डेट दोगे कि ये लेटर किस डेट पे लिखा जा रहा है और किसको लिखा जा रहा है। अब देखो अगर ये मैंने किसी सप्लायर को लिखा है, लाइक मैंने यहाँ पे था कि आप प्रोक्योरमेंट मैनेजर हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, अब आपको नेगोशिएट करना है नए सप्लायर्स के साथ, रॉ मटेरियल से रिलेटेड आपको सामान चाहिए, अब उसके साथ मोल भाव करो, नेगोशिएट करो, तो उसके लिए लेटर लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे डेट लिख दिया। अब किसको लिख रहे हो कि सप्लायर नेम हो गया, सप्लायर की कंपनी एड्रेस वगैरह। अगर आप यही लेटर किसी और कंपनी को लिखते तो यहाँ पे उसका एड्रेस डालते, ठीक है। तो जिसको भी लेटर लिखा जा रहा है यहाँ उसका एड्रेस आएगा। देन सब्जेक्ट डालोगे, अपना टॉपिक किससे रिलेटेड है। अब ये था नेगोशिएशन ऑफ टर्म एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ प्राइसिंग एंड डिलीवरी, तो मैंने सब्जेक्ट ये डाल दिया। आपका जो भी टॉपिक क्वेश्चन में दिया होगा आप वो डाल दोगे सब्जेक्ट में। उसके अलावा आप ग्रीट करोगे लाइक डियर सर एंड मैम। अब अगर आप दूसरी कंपनी को डाल रहे हो तो आप वहाँ पे करोगे डियर सर एंड मैम जो भी है। अब आप लिखोगे आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी, ये सेम लाइन हो जाएगी थोड़ी सी, टू डिस्कस। आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है आगे उसे आगे मेंशन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सप्लाई के लिए लिया था इसलिए यहाँ पे पूरा एग्जांपल उसी से रिलेटेड है, ठीक। देन एंड में ये वाला जो एक पॉइंट आ जाता है इसे आप हर लेटर में ऐड कर सकते हो, ये वाला, कि हम आपकी कंपनी के साथ या फिर आपके साथ अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशंस बना के रखना चाहते हैं, है ना। हम अप्रिशिएट करते हैं आपके टाइम के लिए, आपने जो हमें टाइम दिया, क्लेरिफिकेशन दिया। एंड उसके अलावा जो भी आप लिखना चाहो, एंड वी होप टू इस्टेब्लिश अ लॉन्ग एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल बिजनेस रिलेशनशिप, तो ये आप चेप सकते हो। उसके अलावा थैंक यू, योर्स फेथफुली, जो भी आपका नाम है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, ये सब लिख दोगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा लेटर का फॉर्मेट। उसके अलावा इसमें हमारा एक सेकंड बी पार्ट भी था क्वेश्चन में, जिसके अंदर हमें यूजेस ऑफ इंटरनेट बताने थे बिजनेस के लिए, कि अब बिजनेस में इंटरनेट के क्या क्या यूजेस होते हैं। उसमें सबसे पहला कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। देखो यार आजकल इंटरनेट हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहला अगर इंटरनेट है तो उसके थ्रू आप ईमेल यूज़ कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, मैसेजिंग, क्लाउड बेस्ड टूल्स यूज़ कर सकते हो। तो कम्युनिकेट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है ये। दूसरा मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक सोशल मीडिया, वेबसाइट, सर्च इंजन लाइक गूगल वगैरह, इन सब पे हर कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट करती है, अपने आप को अपनी मार्केटिंग करती है। तो इसलिए हमें इंटरनेट इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। देन ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेल्स। देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, बिजनेस होते हैं जो ऑनलाइन सेल करते हैं लाइक मीशो, उसके अलावा फ्लिपकार्ट्स वगैरह। तो इनके लिए तो इंटरनेट ही सब कुछ है, जिस दिन इंटरनेट नहीं है इनका बिजनेस ठप है, ठीक है। देन मार्केट रिसर्च। देखो इंटरनेट टूल जो ये मदद करता है बिजनेस को ये डाटा कलेक्ट करने में कि कंज्यूमर क्या चाहता है, ठीक है ना, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या हैं, आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो इससे रिलेटेड फैसले लेने में इनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलती है, अच्छी रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट से। देन कस्टमर सर्विस। देखो बिजनेसेस जो होते हैं ना वो आजकल लाइव चैटबॉट्स और ये FAQs, फीडबैक फॉर्म्स यूज़ करते हैं जो 24/7 सपोर्ट करते हैं। तो जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनहेंस होता है। वो किस वजह से होता है,
इंटरनेट के थ्रू होता है ये सब कुछ। देन सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देखो कुछ इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये अलाउ करते हैं कि रियल टाइम ट्रैकिंग चलती रहे शिपमेंट्स की, हमारा सामान कहाँ से कहाँ पहुंचा, कि अभी अभी तो शिप हुआ है, अभी वहां से निकल चुका है, आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है, अभी पैकेजिंग चल रही है। तो ये सब पूरा शिपमेंट का जो पूरा ट्रैकिंग होती है ना, वो हम इंटरनेट के थ्रू कर पाते हैं, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन करना सप्लायर्स और उनके साथ, लॉजिस्टिक्स के साथ, तो ये सब इजी किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनेट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ लाइब्रेरीज एंड द इंटरनेट इन कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो लाइब्रेरीज और इंटरनेट का रोल देखना है डाटा को कलेक्ट करने में और उनको क्लासिफाई करने में। तो सबसे पहले आते हैं हम रोल ऑफ लाइब्रेरीज पर, यानी कि पुस्तकालयों की भूमिका। तो सबसे पहले आ जाता है स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। देखो लाइब्रेरीज के अंदर जो आपको रिसोर्सेज बुक्स वगैरह मिलती है ना, वो सब पूरा एक तरीके से लगाए गए होते हैं। जो लाइब्रेरियन होता है वो बहुत तमीज से सारी चीजों को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में लगाता है, ठीक है। देन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कैटलॉगिंग, वही कि जो लाइब्रेरीज होती है वो स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज करते हैं, लाइक डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन के कुछ सिस्टम्स हैं जिनको वो यूज करते हैं। इनसे वो पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाते हैं बुक्स का या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स का, ताकि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके, ठीक है ना। एंड देन आ जाता है बिब्लियोग्राफिक टूल्स एंड इंडेक्सेस। देखो जो ये लाइब्रेरीज होती है ना, ये बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस को मेंटेन करती है, कैटलॉग्स, इंडेक्सेस, ये इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि अगर इन्हें कभी किसी सोर्स मतलब ऑथर, सब्जेक्ट या फिर किसी डाटा को मतलब ट्रेस करना है, ढूंढना है, तो वो आसानी से कर पाते हैं। उसके अलावा एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस। देखो कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस लाइक JSTO, स्कोपस या फिर पबमेड, इन सब की सदस्यता यानी कि मेंबरशिप ले लेती हैं, ठीक है ना। जिससे जो भी रिसर्चर्स होते हैं या फिर स्कॉलर्स होते हैं, तो ये उनको स्पेशलाइज्ड फीचर्स देता है कि अगर उन्हें कोई भी अपनी रिसर्च में मदद चाहिए तो मतलब काफ़ी इजीली प्रोवाइड करा पाते हैं ये। उसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ डाटा एंड आर्काइव्स। देखो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने में, उन्हें बचा के रखने में, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए और डाटा को आर्काइव करने में लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। तो लाइब्रेरीज को जो भी लगता है कि ये बुक बहुत ज़्यादा पुरानी है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है इसके अंदर या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये उनको बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रोल ऑफ इंटरनेट इन कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब हम इंटरनेट का रोल देखते हैं। तो इसमें है फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस। देखो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है और बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट से। देन डायनेमिक डाटा कलेक्शन एंड रियल टाइम अपडेट्स। देखो इंटरनेट पे जो है ना, टाइम वो जो डाटा होता है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। लाइक आप गोल्ड का रेट देखना, वो टाइम टू टाइम चेंज होता दिखेगा आपको, जैसे जैसे मतलब रियल टाइम डाटा होता है उसमें हर मिनट के हिसाब से डाटा अपडेट होता है, ठीक है। एंड देन उसके अलावा कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स एंड क्राउड सोर्सिंग। देखो कुछ प्लेटफॉर्म्स है लाइक विकिपीडिया या फिर रिसोर्स शेयरिंग साइट्स है लाइक रिसर्च गेट, अकेडमीडिया। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जो शोधकर्ता होते हैं वो इन पर अपनी जानकारी, अपनी मतलब वो अपने अकॉर्डिंग इन पर अपनी आइडियाज या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपनी नॉलेज इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं। देन इसके अलावा एफिशिएंट इंडेक्सिंग एंड सर्च मैकेनिज्म। देखो आप कीवर्ड्स यूज करके, टैग्स, हैशटैग या फिर फिल्टर्स को यूज करके इंटरनेट पे बहुत जल्दी से जल्दी अपनी मतलब इंफॉर्मेशन को खोज सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। देन उसके अलावा फ्लेक्सिबल एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। इंटरनेट जो होता है वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड इंटरैक्टिव डाटा सेट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसमें आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, ऑडियो भी मिल जाएगी आपको, वीडियोस भी मिल जाएगी, इमेजेस भी मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन की, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इंटरनेट का क्या रोल प्ले करता है ये भी बता दिया। देन अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे, एंड ठीक है। तो इसमें जो भी आपको 4-5 लाइन आती है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग लिख दो, ठीक है। तो ये वाला आंसर खत्म हमारा यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में डिफरेंस बताना है कि क्या होता है, और उसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग करनी है कि रिपोर्ट्स जो लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग बिजनेस में वो कैसे की जाती है, पूरा उसका मैं आपको फॉर्मेट दूंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट से कि ये कौन सी रिपोर्ट्स होती है। देखो ये वो रिपोर्ट्स होती है जो एक पूरी स्ट्रक्चर तरीके से लिखी जाती है, रिसर्च्ड होती है, और इनको एक पूरा स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिपोर्ट लिखने को दिया, तो अगर वो फॉर्मल है तो आपको पूरा एक फॉर्मेट फॉलो करना होगा। और इनको जो ज़्यादातर है
इम्पॉर्टेंट बिजनेस मैटर्स लाइक फिजिबिलिटी स्टडीज, एनुअल रिसर्च, है ना, ये रिसोर्स फाइंडिंग, इन सब टॉपिक से रिलेटेड होती है ज़्यादातर। और इनके अंदर ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेट और एकदम डिटेल डाटा दिया जाता है। और इसमें अगर इन टर्म्स ऑफ स्टाइल की बात की जाए तो इनके अंदर सीरियस, इम्पर्सनल और प्रोफेशनल टोन यूज की जाती है, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस लिखी जाती है जो सीरियस लगे और एकदम मतलब किसी बंदे को पर्सनली टच ना करे, एंड प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट्स। उसके अलावा इनफॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट्स क्या होती है? देखो, ये छोटी होती है, ज़्यादातर लेस स्ट्रक्चर्ड होती है और इन्हें हम नॉर्मल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लाइक कि बात करने वाले तरीके से लिख दिया या फिर पर्सनल स्टाइल, जैसा हमारा मन करे हम वैसे लिख सकते हैं। इसके अंदर आते हैं लाइक मीमोज, ईमेल्स, प्रोग्रेस नोट्स, शॉर्ट इंसिडेंट रिपोर्ट्स। तो इसके अंदर ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। और इनमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई फिक्स्ड फॉर्मेट को फॉलो करना है ना, ये रिपोर्ट्स मतलब डायरेक्ट हो सकती है, सीधी और टू द पॉइंट, मतलब जो काम की बात लिखने लिखो, बात फालतू बातें नहीं करनी है। ठीक है ना, तो उसमें प्रिपरेशन करने की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत होती नहीं है। तो ये हो गई हमारी इनफॉर्मल बिजनेस रिकॉर्ड्स। तो अब इनके बीच में डिफरेंस मैंने पूरा एक इनका 5-5, 6-6 पॉइंट्स का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे कि फॉर्मल रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। पहला, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। दूसरा, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डिटेल्ड होती है और कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि सारी बातों को बहुत अच्छे से आपको इंक्लूड करना है। कोई डाटा एनाल चार्ट वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप अपनी मर्जी से कर दो। उसके अलावा ये थोड़ी सी बड़े होते हैं और इनमें ज़्यादा टाइम लगता है इनको तैयार करने में। और इनको ज़्यादातर एक्सटर्नल और हाई लेवल ऑडियंस जो होती है उनके लिए बनाया जाता है, लाइक टॉप मैनेजमेंट क्लाइंट्स या फिर एक्सटर्नल बॉडीज होती है उनके लिए। बात अगर की जाए इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की तो ये सिंपल होती है, लेस स्ट्रक्चर। इनमें हम नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो बात हमें बोलनी है हम अपने फ्रेंडली तरीके से बोल सकते हैं। ये कंसाइज होती है, छोटी होती है और टू द पॉइंट होती है। ये इन्हें तैयार करना ईजी होता है। और दूसरा, ये ज़्यादातर इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ की जाती है, लाइक रिपोर्ट सर्कुलेट करनी है कंपनी में किसी चीज़ से रिलेटेड तो उसके लिए। तो ये हो गई हमारी अनौपचारिक रिपोर्ट। इसके बाद अब देखते हैं हम अपना फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले आपको टाइटल ऑफ द रिपोर्ट लिखना होगा। सबसे ऊपर आपने किस मुद्दे से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट लिख रहे हो, देन किसके द्वारा सबमिटेड की जा रही है, किसको सबमिट की जा रही है, एंड डेट ऑफ सबमिशन क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। देन इंट्रोडक्शन दोगे एक छोटा सा, कि किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या टॉपिक है, पर्पस बताओगे। ठीक है, देन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, इसके अंदर पूरा डाटा, फाइंडिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, जो भी कुछ है आप सब कुछ बता दोगे, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में सब कुछ बता दो। देन रिकमेंडेशंस दोगे एंड में, सजेशंस, लाइक अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपने इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन की है तो उसका सोल्यूशन आपको आपके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है वो बता दो। एंड में एक कंक्लूजन दे दोगे और फिर अपना ये सिग्नेचर वगैरह जो भी आता है ये पार्ट, इसको ऐड कर दोगे। तो ये हो जाती है हमारी रिपोर्ट। तो एंड में आ जाते हैं कंक्लूजन पर। जो भी समझ आए लिख दो 4-5 लाइन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर आपको नोटिस राइटिंग करनी है। ठीक है ना, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको नोटिस लिखना है। अब आपको हो सकता है एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करना हो, ठीक है ना, या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड उन्हें इन्फॉर्म करना हो, कोई भी, या फिर ऑर्डर ही देना हो नोटिस के थ्रू। तो नोटिस अब वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। तो फॉर्मेट देख लेते हैं पूरा नोटिस राइटिंग का। देखो, सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखोगे ऊपर कि किस कंपनी का ये नोटिस है। देन उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे नोटिस, एकदम बीच में लिखना है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखोगे ये भी कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, नोटिस भी कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। देन डेट लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे इस फॉर्मेट में। ये जो हम यूज़ करते हैं ना 20 जून, ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं करना, स्लैश वाला, ये गलत फॉर्मेट होता। उसके बाद अपना टाइटल पूरा सब्जेक्ट लिखोगे, लाइक एंड में लिखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट, और जो भी चीज़ है उसे लिख दोगे। फिर एक पूरा कंटेंट ऑफ द नोटिस, जो भी आपका किस बारे में आपका नोटिस है वो सब बता दोगे। ठीक है ना, और टू द पॉइंट बातें होनी है, फालतू बकवास नहीं लिखनी है। लाइक इवेंट या मीटिंग जो है उसकी डेट क्या है, अगर कोई मीटिंग हो रही है तो डेट कब है, किस टाइम पे है, क्या वेन्यू है, और कोई अनदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सब बताओगे। देन एंड में सिग्नेचर, अपना नाम, डेजिग्नेशन दोगे। तो ये हो जाती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ पे इसका एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे कि एक नोटिस है, डेट दिया, सब्जेक्ट दिया, किस चीज़ से रिलेटेड ये है। अगर यहाँ पे कंपनी का नाम दे दे तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम भी ऊपर लिख देती इसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये क्यों है कि सभी एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी कंपनी जो है कंप्लीट कर रही है अपने 25 सक्सेसफुल ईयर्स। तो इसकी खुशी को मनाने के लिए हम एक सिल्वर जुबली कर रहे हैं और हम आपको मतलब इनवाइट करते हैं कि आप अपने सजेशंस और क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकते हैं।
और ये जो सजेशन चाहिए कब तक देना है, 30 जून तक देना है 2025 में। तो जो भी बातें लिख दी, अब आप अपना नाम जो है HR मैनेजर नाम कुछ भी लिख सकते हो और कंपनी का नाम लिख के यहाँ पे इसको खत्म कर दिया। तो ये हो गया हमारा नोटिस। अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो इसके अंदर हमें मिनट्स ऑफ अ मीटिंग इसको बनाना है। अब ये होता है क्या, देखो एक मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डिस्कशन हुआ, ठीक है ना, क्या क्या सोल्यूशन लिए गए किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो इसके अंदर उन सबको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए गए होते हैं। अब आपको बताना है इनके ऊपर क्या डिस्कस हुआ, क्या सोल्यूशंस लिए गए, ठीक है ना, क्या क्या निर्णय लिए गए इनके ऊपर। तो इस तरीके से इसको बनाना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक फॉर्मेट दिया है, ठीक है ना। तो कंपनी का नाम, डेट, टाइम, वेन्यू बताओगे कि कहाँ पे हुई है मीटिंग, कौन कौन उस कंपनी के अंदर प्रेजेंट होने थे, सभी पूरे प्रेजेंट मेंबर्स की लिस्ट बनाओगे, कौन कौन वहाँ पे आया है, अटेंडेंस मतलब ये सब बताओगे। देन उसके अलावा स्टार्टिंग करोगे सबसे पहले कॉल टू ऑर्डर से, ये लाइन लिखनी है कि हम आपका वेलकम करता है चेयरपर्सन सभी मेंबर्स का और इस मीटिंग को इतने बजे बुलाया गया है। देन उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ मीटिंग्स दोगे कि प्रीवियस मीटिंग्स भी हुई थी मतलब और कब हुई थी, एंड ड्यूली साइंड बाय चेयरपर्सन। देन आप ये बताओगे बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियस मिनट्स, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है कि प्रीवियस मीटिंग वगैरह है तो ये आप छोड़ दो, ठीक है ना। इसके अलावा आप बताओगे एजेंडा नंबर आइटम 1। तो जो भी मैंने वहाँ पे बताया था कि स्पेसिफिक टॉपिक भी होते हैं तो इसके अंदर आपको वो मेंशन करोगे। जैसे इसमें हमारा पहला था कि मिस्टर राम को सेक्रेटरी की पोस्ट पे अपॉइंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है ना, तो वो था। तो क्या डिस्कस हुआ एंड क्या सोल्यूशन निकला वो बताना है। इसी तरीके से दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ, क्या सोल्यूशन निकला वो बताना है, और ऐसा सभी एजेंडा आइटम्स के लिए आपको रिपीट करना है, ठीक है। देन एंड में एनी अदर बिजनेस ये लाइन ऐड करनी है, एंड वोट ऑफ थैंक्स ये वाला पॉइंट ऐड करना है आपको। और आप कौन हो, आपकी क्या पोस्ट है और क्या डेट है उस दिन मीटिंग की, तो ये सब कुछ बताना है। तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट दैट। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे। तो देखो इसके अंदर डेट, टाइम, वेन्यू दिया है, प्रेजेंट कौन कौन था ये मैंने बता दिया। आपको अगर एग्जाम में आता हो आप डिट्टो टेप देना, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रेजेंट ये ऑप्शनल है। उसके अलावा प्रीसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, अब मीटिंग शुरू हो गई भाई, तो सबसे पहले एजेंडा पहला आ गया कि अपॉइंटमेंट है मिस्टर राम की एज कंपनी सेक्रेटरी। तो अब इसको लेके क्या सोल्यूशन निकला कि इनको अभी के अभी इमीडिएट इफेक्ट के साथ इनको अपॉइंट करो और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो डायरेक्टर मतलब बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ये डिसाइड करेंगे। उसके अलावा क्या एजेंडा नंबर 2, C, D, तो क्या क्या सोल्यूशन है वो सब इसमें बताने हैं। एंड देन ये जो हमारा ये वोट ऑफ थैंक्स वाला ऐड किया है इसमें, आप उसमें सेपरेटली भी ऐड कर सकते हो जो मैंने ऊपर फॉर्मेट में बताया, एंड ये सिग्नेचर वगैरह इसके अंदर कर दोगे। तो ये था इसका पूरा फॉर्मेट और एग्जाम्पल। तो ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे इस सब्जेक्ट के यहाँ पे होते हैं हमारे खत्म। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक और बार मैं आपको वापस से बता देती हूँ, इनके अलावा आपको एडिशनली जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए 10 क्वेश्चन, इनके अलावा कुछ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं कि आपके एग्जाम में आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। और जो इसके नोट्स है को जो आपके प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स है ना, उसमें ना इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस दिए थे। तो मुझे पता नहीं कि हिंदी मीडियम में ये सब्जेक्ट है या नहीं है। तो अगर आपको हिंदी मीडियम में आपके पास ये सब्जेक्ट है और इंग्लिश मीडियम में भी है, तो दोनों ही मीडियम के जो सब आपको नोट्स हैं वो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।